ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ऑल अबाउट द पेमेंट डिस्ट्रेसेस। ठीक है, इससे पहले हमने क्या चीज़ें डिस्कस की। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट, फिर उसके बाद इसमें कंपैरिजन हमने डिस्कस किया एंड फर्दर हमने फिर एश्तो डिज़ाइन प्रोसीजर के थ्रू फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेसेस को डिटरमाइन किया। ठीक है, उसके ऊपर आप लोगों ने असाइनमेंट्स भी किए हैं, तो आई होप कि उसमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आज जो हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट द पेमेंट डिस्ट्रेसेस। डिस्ट्रेस का मतलब ये है कि पेमेंट के अंदर, रोड के अंदर जितनी खराबी आती हैं, जितना वेयर एंड टेयर आता है, जितनी फॉल्ट्स आती हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन तमाम प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं डिस्ट्रेस। ठीक है, या जितनी भी फेलियर्स आती हैं रोड के ऊपर, फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात हो रही है। ठीक है, रिजिड पेमेंट की बात नहीं हो रही। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंदर जितने भी फेलियर्स आते हैं, उन फेलियर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि उनके रेमेडियल मेजर्स क्या हो सकती हैं पॉसिबल। इसका एक फ़ायदा ये होगा इस लेक्चर का कि जब भी आप इंशाल्लाह रोड के ऊपर सफ़र करेंगे तो आप रोड के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स आपको जब नज़र आएंगी तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये इसका रीज़न क्या है, और इसका अगर आपसे कोई पूछे कि इसका हल क्या हो सकता है तो यू विल बी एबल टू आंसर देम कि व्हाट वुड बी द पॉसिबल रिमीडियल मेजर फॉर दैट काइंड ऑफ डिस्ट्रेस। ठीक है, अब डिस्ट्रेस है क्या चीज? डिस्ट्रेस को हम कहते हैं, इन शॉर्ट, इट इज द कंडीशन ऑफ द पेमेंट स्ट्रक्चर दैट रिड्यूसेस द सर्विसिबिलिटी एंड लीड्स टू अ रिडक्शन इन द सर्विस लाइफ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर पेमेंट में कोई डिस्ट्रेस आता है, ठीक है, डिस्ट्रेस का मतलब है कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, उस प्रॉब्लम की वजह से, वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्रैक्स हो सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की, या और भी मुख्तलिफ किस्म की रेटिंग, स्पॉलिंग वगैरह मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उन डिस्ट्रेस की वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली जो पेमेंट है उसकी सर्विस लाइफ रिड्यूस हो जाती है। सर्विस लाइफ मतलब ये है कि वो जो आपने डिज़ाइन किया है, लेट्स सपोज 20 सालों के लिए डिज़ाइन किया है, लेकिन वो डिस्ट्रेस की वजह से फिर वो 20 सालों से पहले पहले जाके आपका पेमेंट जो डिजायर्ड स्ट्रक्चरल और फंक्शनल परफॉर्मेंस है वो उसकी कमज़ोर हो जाती है। अब ये जो डिस्ट्रेस पेमेंट के अंदर आते हैं वो दो मेजर वजूहात की बिना पे आती है। एक तो अनसुटेबल मिक्सेस, अनस्टेबल मिक्सेस। अनस्टेबल मिक्सेस का मतलब ये है कि चाहे आप बेस कोर्स बना रहे हैं या वेरिंग कोर्स बना रहे हैं, उसमें जो मटेरियल है वो अनसुटेबल है, यानी या उसकी जो प्रॉपर कंपैक्शन है वो नहीं हुई, या जो ब्लेंड बनाया गया है, मतलब ये है ब्लेंड का मतलब मिक्स डिजाइन की बात हो रही है कि जो मिक्स डिजाइन है वो उसका प्रॉपर नहीं है, या तो बिटुमेन कंटेंट कम है, या एग्रीगेट के जो साइजेस हैं, या उसका फाइनर मटेरियल जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर आपका मिक्स डिजाइन में कोई प्रॉब्लम है तो एक तो इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की फेलियर्स जो हैं वो उसमें आ सकती हैं रोड के ऊपर। दूसरा जो बहुत अहम वजह है और जो मोस्ट बहुत कॉमन वजह है, और वो ये है कि हायर व्हील लोड्स, यानी ओवरलोडिंग। अगर पेमेंट के ऊपर डिज़ाइन से ज़्यादा जो है वो गाड़ियां जो है, जो हैवी व्हीकल्स हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, या जो रिकमेंडेड या परमिटेड लोड है उससे ज़्यादा और लोडेड गाड़ियां जो हैं अगर रोड के ऊपर गुजर रही है, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू कॉज डिफरेंट डिस्ट्रेसेस इन द पेमेंट। ठीक है, ये जो डिस्ट्रेसेस हैं या जो जो प्रॉब्लम्स हैं, फेलियर्स हैं, उनको हम थ्री ब्रॉडर कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम कहते हैं फ्रैक्चर, ठीक है, दूसरे को हम कहते हैं डिस्टॉर्शन, और तीसरे को हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, जितनी भी फेलियर्स हैं या जितनी भी डिस्ट्रेसेस हैं, हम थ्री ब्रॉडर कैटेगरीज में उसको क्लासिफाई करते हैं। जो फ्रैक्चर है, कौन से फेलियर्स या डिस्ट्रेसेस को हम फ्रैक्चर्स कहेंगे? जितनी भी रोड के अंदर क्रैक्स आती हैं, या एक्सेसिव लोडिंग की वजह से जो फटीक
या स्पॉलिंग या ब्रेकिंग ऑफ द रोड सरफेस है, उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर किसको कम, अक्सर आप कोई बंदा गिर जाता है, उसकी कोई हड्डी टूट जाती है तो उसको हम कहते हैं यार फ्रैक्चर हुआ है। तो फ्रैक्चर का मतलब क्या है कि उसकी हड्डी में कोई क्रैक आया होगा, ठीक है, देयर इज अ क्रैक इन द बोन। सिमिलरली अगर रोड के सरफेस पे किसी भी किस्म का क्रैक है तो उस क्रैक को हम कौन से कैटेगरी में लेके क्लासिफाई करते हैं, फ्रैक्चर की कैटेगरी में आती है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है वो है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब ये है कि अगर रोड के सरफेस में कोई भी डिफॉर्मेशन आती है। डिफॉर्मेशन किसको कहते हैं, जो अपना उसका ओरिजिनल लेवल है उस लेवल से नीचे चले जाने को हम कहते हैं डी शेप होना, इसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। एग्जैक्टली तो जो डिस्टॉर्शन है वो जितनी भी रोड के अंदर सेटलमेंट्स आती हैं, अब सेटलमेंट कैसे क्यों आएगी, एक्सेसिव लोड की वजह से, ठीक है, या प्रॉपर कंपैक्शन नहीं हुई, या कंसोलिडेशन है, या सबग्रेड में कोई प्रॉब्लम है, तो उन तमाम इश्यूज की वजह से रोड के सरफेस में सेटलमेंट आ जाती है, जिसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। अब वो जितनी भी डिफॉर्मेशंस आएंगी उसको हम कैटेगराइज करेंगे एज डिस्टॉर्शन। क्लियर। जो तीसरा है उसको हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन? डिसइंटीग्रेशन मींस एक दूसरे से जुदा होना, एक दूसरे से अलहदा होना। अब अलहदा कैसे होता है? चूंकि जब एग्रीगेट का जो सरफेस है, जो आपका वेरिंग कोर्स है, उस वेरिंग कोर्स में ऑलरेडी आपको पता है कि असफाल्ट से बनाया जाता है, और असफाल्ट में दो चीजें होती हैं, एग्रीगेट और बाइंडर। जब ये बाइंडर क्या करता है, इन एग्रीगेट्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है, लेकिन किसी भी वजह से वो बाइंडर जो है वो प्रॉपर या तो अपनी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उससे कम इस्तेमाल हुआ है बाइंडर, या फिर जो बाइंडर है वो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया गया, जो 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 एज पर द डिजाइन जो बाइंडर रिक्वायर्ड था उसको इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब उसकी ग्रेड को आगे पीछे किया गया है, या उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, दो एग्रीगेट्स के दरमियान बॉन्ड नहीं बनता। जब बॉन्ड नहीं बनता, या बॉन्ड बन जाता है लेकिन कुछ टाइम बाद वो बॉन्ड इतना वीक होता है कि खुद ब खुद टूट जाता है, तो इसकी वजह से एग्रीगेट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, ठीक है। एंड दैट इज द कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एग्रीगेट, अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो रोड पे आपको जो जो फाइनर पार्टिकल्स हैं उसकी जैसे आप फीलिंग ऐसी आती है कि भाई इसके ऊपर किसी ने जो है वो रेत की एक जो है लेयर डाली हुई है, और वो पेमेंट जो है बिल्कुल ड्राई आउट कंडीशन में होता है, ठीक है। तो वो तमाम के तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं इनटू डिसइंटीग्रेशन। अब वन बाय वन, जी जी सर, ये राउटिंग जो रोड्स में होते हैं सर, ये डिस्टॉर्शन में आते हैं सर? ये डिस्टॉर्शन में आती हैं, रटिंग, राउटिंग नहीं, रटिंग इसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, अभी इसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रैकिंग आपको नजर आएगी वो इस तरह की क्रैकिंग होगी जिस तरह ये तस्वीर में आपको नजर आती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एलिगेटर क्रैकिंग, या कुछ बुक्स में या कुछ लिटरेचर में इसको फैटिग क्रैकिंग भी कहा जाता है। फैटिग क्रैकिंग इस वजह से इसको कहते हैं कि ये जो क्रैकिंग है इस किस्म की, इसका मेन रीजन ओवरलोडिंग होता है। फैटिग किसको कहते हैं? रिपीटिशन ऑफ समथिंग। तो रोड के ऊपर किस चीज की रिपीटेशन होती है? लोड की रिपीटेशन होती है ना, बार बार एक लोड उस पेमेंट के ऊपर आ रहा होता है। तो एलिगेटर क्रैक्स जो हैं, अब एलिगेटर क्रैक इसको क्यों कहते हैं? ये जो क्रोकोडाइल आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं एलिगेटर, ठीक है। तो इसका जो स्किन है, अगर आप इसकी स्किन को देखें तो ये जो पैटर्न ऑफ क्रैक्स हैं ये बिल्कुल उसकी स्किन के साथ मैच करती हैं। दैट इज द रीजन कि वी कॉल इट, और इट हैज बीन कॉल्ड एज एलिगेटर क्रैकिंग, ठीक है। सर मैंने कहा कि इसको गाड़ी ने मारा है सर। नहीं नहीं नहीं, इसको गाड़ी ने नहीं मारा। इसकी तस्वीर मैंने इस वजह से ऐड की है कि सम ऑफ द स्टूडेंट में आस्क कि व्हाई दिस इज कॉल्ड एलिगेटर क्रैकिंग। So the reason behind giving the name of alligator cracking is that it's because it is matching with the skin pattern of this alligator, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब
मैंने आपको बताया ये जो रेड में मैंने हाईलाइट किया है, तो जब भी रोड के ऊपर इस तरह की क्रैक्स आपको नजर आती हैं, तो जस्ट बाय द क्रैक यू विल नो कि इसका मेन रीजन क्या है। तो ये जो रेड में मैंने हाईलाइट किया है, ये मोस्ट कॉमन रीजन है एलिगेटर क्रैक्स का। तो इस तरह की क्रैक्स, ये जो नीचे वाला भी आपको नजर आ रहा है, ये तो बहुत सिवियर हो गया है, ये ऊपर वाला, लेकिन ये नीचे वाला अब भी जो है उसके ऊपर गाड़ियां चल रही होती हैं, बट स्टिल ये जो पैटर्न है, इट्स काइंड ऑफ फैटिग और एलिगेटर क्रैकिंग। अब व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ एलिगेटर क्रैकिंग, ये आपके सामने है, ये मैंने रेड में फॉन्ट में हाईलाइट किया है, ओवरलोडिंग। जब ओवरलोडिंग जिस रोड पे ज्यादा होगी, उस रोड पे आपको इस किस्म की क्रैक्स बहुत कॉमन और ज्यादा नजर आएंगी, ठीक है। और भी मुख्तलिफ किस्म की रीजंस हो सकती हैं, ठीक है, या तो स्ट्रक्चरल डिजाइन प्रॉपर नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं है, मुख्तलिफ किस्म की रीजन और भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन रीजन जो है वो है ओवरलोडिंग, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि चले ये एलिगेटर क्रैकिंग है और ओवरलोडिंग की वजह से है, तो उसका रिपेयर तरीकाकार क्या होगा, ठीक है, उसको हम रिपेयर कैसे करेंगे। इसको रिपेयर हम क्रैक सीलिंग से नहीं कर सकते। क्रैक सीलिंग एक तरीकाकार है जिसकी मदद से हम क्रैक्स को फिल करते हैं, यानी ये जो क्रैक आपको नजर आ रही है, इसमें एक बाइंडर एजेंट डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ये क्रैक जो है वो फिल हो जाता है, एंड वी कॉल इट क्रैक सीलिंग, ठीक है। तो वो क्रैक रोड के ऊपर खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ये क्रैक्स की तादाद इतनी ज्यादा है और ये क्रैक्स की सेवेरिटी इतनी ज्यादा है कि इन क्रैक्स को फिल नहीं किया जा सकता, क्रैक्स को सील नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका रिपेयर मैकेनिज्म यही है कि आपने क्या करना है, इस पोर्शन को जहां पे इस किस्म की क्रैक्स आई है, इसको डिग आउट करना है। डिग आउट मींस कि यहाँ खुदाई करनी है, इसको नीचे तह तक, जहां जहां तक इसका इफेक्ट नीचे जा चुका है, उसको हमने क्या करना है, उसको प्रॉपर उसको डिग आउट करना है, सारा का सारा मटेरियल वहां से, और फ्रेश मटेरियल यहाँ पे ऐड करना होगा। नीचे अगर बेस तक आप जाते हैं या सब बेस तक जाते हैं, ये आप जब इसको ओपन करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि इसकी इंटेंसिटी या इसका जो नुकसान है वो कितना नीचे तक जा चुका है। तो जितना नीचे तक उसका नुकसान जा चुका है, वहां तक आपने रोड को खुदाई करनी है, और फिर एक फ्रेश जो है वो रोड जो है उस पॉइंट पे आपको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि इसका रिपेयर मैकेनिज्म क्या होगा, डिग आउट एंड रिप्लेस द एरिया ऑफ पोर्स अपग्रेड। जी बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक क्रैकिंग, ठीक है। व्हाई दिस इज कॉल्ड ब्लॉक क्रैकिंग, ये अगर आपको ये क्रैक नजर आ रहा होगा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे नहीं होते, ठीक है। पूरी रोड में आपको इस तरह बड़े बड़े ब्लॉक्स आपको नजर आएंगी, ठीक है। एंड चूंकि ये एक ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर शेप ऑफ ब्लॉक्स होती हैं, दैट इज द रीजन वी कॉल इट ब्लॉक क्रैकिंग, ठीक है। अब इस ब्लॉक क्रैकिंग का अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ब्लॉक क्रैकिंग, तो द मेन रीजन इज एचएमए श्रिंकेज। एचएमए मतलब ये जो वेयरिंग कोर्स है, एचएमए कहते हैं हार्ड मिक्स असफाल्ट को। तो हार्ड मिक्स असफाल्ट तो इस वेयरिंग कोर्स में इस्तेमाल होता है। अगर वो श्रिंक हो जाती है, श्रिंक मींस सुकड़ना, ठीक है, अगर वो श्रिंक हो जाती है तो उसकी वजह से फिर इस किस्म की क्रैक्स रोड पे नमूदार होती हैं, ठीक है। अब ये श्रिंकेज क्यों होती है, श्रिंकेज होती है अगर इस वजह कि आपने इस फॉल्ट के अंदर जो बाइंडर इस्तेमाल किया है वो पुराना हो चुका है, ठीक है, या फिर जो आपने बाइंडर इस्तेमाल किया है उसका चॉइस आपने सही सेलेक्ट नहीं किया, पुअर चॉइस ऑफ असफाल्ट बाइंडर। तो इसका मेन रीजन क्या है, असफाल्ट बाइंडर। अगर आपने असफाल्ट बाइंडर जो है वो सही इस्तेमाल नहीं किया तो फिर रोड के अंदर इस तरह की क्रैक्स आएंगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर आपने असफाल्ट बाइंडर सही इस्तेमाल किया हो, काफी इस्तेमाल मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल से इसका जो असफाल्ट बाइंडर है वो एजिंग इसको कहते हैं हम। सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज मेरी आवाज इसमें भी सर मेरी आवाज आपकी आवाज कट या एक मिनट मैं जरा ये वाईफाई चेक करता हूँ, फिर आप दोबारा आता हूँ, ठीक है। ओके सर। थोड़ा सा प्रॉब्लम था सर, अभी ठीक हो गया सर, छोड़ो सर आगे। अभी ठीक हो गया, बिल्कुल एक मिनट मैं जरा ये वाईफाई दोबारा भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट।
अच्छा, अभी अभी आवाज सही आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, ठीक है। अच्छा, ठीक। तो ये ब्लॉक है, इसका मेन रीजन क्या है? जो बाइंडर है रोड के सरफेस के ऊपर, वो बाइंडर या तो पुराना हो चुका है, ठीक है, या जो अगर पुराना हो चुका है तो वो तो मतलब उसका तो लॉजिक है कि भाई ये जो रोड है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो इस्तेमाल के साथ साथ तो डेफिनेटली बाइंडर पुराना हो जाता है। जब बाइंडर पुराना हो जाता है तो फिर इस किस्म की क्रैक्स आती हैं। या आपकी पेमेंट नहीं है, इतना इस्तेमाल भी नहीं हुआ और इस्तेमाल कम इस्तेमाल के बावजूद इसका जो इस किस्म की क्रैक्स इसमें आई है, तो फिर उसकी वजह क्या हो सकती है? फिर उसकी वजह ये है कि जो बाइंडर आपने इस्तेमाल किया है वो सही इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, मतलब आपकी सिलेक्शन ऑफ द बाइंडर जो है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप इस रोड के ऊपर इस तरह किस्म की क्रैक्स आपको नजर आ जाएं और आपसे कोई पूछे कि ये इंजीनियर साहब आप बताएं ये किस किस्म की क्रैक्स हैं, तो आपने क्या आंसर होगा कि दीज आर द ब्लॉक क्रैक्स एंड द मेन कॉज ऑफ द ब्लॉक क्रैकिंग इज द श्रिंकेज ऑफ द हॉट मिक्सर्स फॉल्ट, ठीक है। और ये जो श्रिंकेज है ये इस तरह से हुई है कि इसमें जो बाइंडर है वो या तो पुराना हो चुका है, या जो बाइंडर है वो डिजाइन जो कंट्रैक्टर है उसने सही बाइंडर इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, या जो डिजाइनर के भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है डिजाइनर ने सही बाइंडर रिकमेंड ना किया हो, ठीक है। अच्छा, उसका रिपेयर मैकेनिज्म क्या है? रिपेयर मैकेनिज्म है कि अगर इसकी इंटेंसिटी या सिविरिटी लो है तो फिर तो क्रैक सील आप कर सकते हैं। लो का मतलब क्या है कि ये जो क्रैक है इसका ओपनिंग जो है ½ इंच से कम हो। ओपनिंग मींस इसकी जो ओपनिंग है, ये जो खुल गया है, ठीक है, तो अगर ये क्रैक ओपनिंग ½ इंच से इसकी वो कम हो, ये ओपनिंग एरिया, ठीक है, क्रैक का, तो तब तो क्रैक सील आप कर सकते हैं। क्रैक सील क्या होगा? इस क्रैक के अंदर तमाम क्रैक्स के अंदर जो है वो बाइंडर एजेंट डाल दिया जाता है, तो ये क्रैक खुद ब खुद सील आउट हो जाता है, ठीक है। अगर इसकी इंटेंसिटी हाई है तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? इस पूरे सरफेस को, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ये जो टॉप सरफेस है ये हटा दिया जाता है, ये जो वेयरिंग कोर्स है, और नया फ्रेश वेयरिंग कोर्स वहां पे डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये फिर अगर इंटेंसिटी हाई है मतलब आपकी क्रैक्स जो है ½ इंच से उसकी ओपनिंग ज्यादा खुली है, तो तब फिर ये क्रैक सील नहीं हो सकता, फिर आपको पूरा पेमेंट के जो वेयरिंग कोर्स है उसको हटाना पड़ेगा और नया वेयरिंग कोर्स डालना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? अब जो नेक्स्ट सर, जी जी जी, ये वो रिवेल्ड एजेस के क्या मतलब है सर? नेक्स्ट इसमें सर एंड क्रैक्स विद रिवील्ड एजेस, रिवील्ड रेवलिंग एक नया एक डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो क्या कहते हैं डिस्ट्रेस है, वो एंड में इस लेक्चर के बिल्कुल लास्ट जो टाइप ऑफ डिस्ट्रेस है उसको हम कहते हैं रेवलिंग, ठीक है। तो रेवलिंग मतलब इसको हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में आपके रोड में क्रैक इस तरह की ब्लॉक क्रैक्स होती हैं, लेकिन शोल्डर वाली साइडों पे क्या होता है? शोल्डर वाली साइडों पे जो है वो रेवलिंग हुई होती है। मैं आपको तस्वीर से दिखा देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। ये जो आपको नजर आ रही है ये तस्वीर, यस सर, इसकी इमेज में अगर आप देखें तो ये जो सरफेस है इसको ये जो पार्टिकल्स है ये सारे के सारे डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, ठीक है। अच्छा। तो हाँ, ये डिसइंटीग्रेट मतलब ये है कि बाइंडर इसमें से खत्म हो गया है, सारा का सारा बाइंडर या तो उड़ गया है या इस्तेमाल के साथ साथ खत्म हो गया है। अब ये रोड के ऊपर एग्रीगेट, ये जो क्या कहते हैं रोड है, लेकिन इसमें बिल्कुल खुश्क हुआ है ये रोड, ठीक है, और ये इसके ऊपर ये रेत की तरह की ये पार्टिकल्स आपको नजर आ रही हैं, और यानी प्रॉपर रोड सरफेस आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है, सारे के सारे पार्टिकल्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं। इस किस्म के प्रॉब्लम को हम कहते हैं रेवलिंग। अच्छा सर, हाँ, ठीक है, तो ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। खैर, अच्छा, अब आते हैं आपके पास स्पॉट होल्स। स्पॉट होल्स क्या होती हैं? स्पॉट होल्स इसको कहते हैं कि गड्ढे होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं रोड के अंदर।
बाउल शेप डिप्रेशंस होती हैं रोड के अंदर, तो इसको हम कहते हैं पॉट होल्स। अब ये पॉट होल्स क्यों बनते हैं, इसको हम या तो अगर आपके पास थिन एचएमए है, यानी जो आपका रोड सरफेस है, अक्सर ये पॉट होल्स आपको ये जो आपके लोकल रोड्स होती हैं, यानी आपके गलियों में जो रोड्स होती हैं या आपके जो कलेक्टर रोड्स होती हैं, नहीं जितने भी माइनर रोड्स हैं, माइनर, ठीक है, मेजर रोड पे यानी हाईवे या मोटरवे पे बहुत कम आपको इस किस्म की क्रैक्स ये इस किस्म की प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। ये जो प्रॉब्लम है ये अक्सर जो गलियों के रोड्स होती हैं या जो स्ट्रीट रोड्स होती हैं या जो लेस यूज रोड्स होती हैं उसमें इस किस्म की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं। अब इस किस्म की प्रॉब्लम उन रोड्स में ज्यादा होती हैं जिनका एचएमए थिन हो, यानी हॉट मिक्स asphalt जो है इसका सरफेस अगर थिन है, थिन का मतलब ये है कि इट इज लेस देन 1 इंच या अप टू 1 to 2 इंच। 1 to 2 इंच में इस किस्म की क्रैक्स बहुत ज्यादा आती हैं, लेकिन अगर अप टू 4 इंच या उससे ज्यादा है तो फिर ये पॉट होल्स बहुत कम बनते हैं, ठीक है। उसका रीजन क्या है इन पॉट होल्स का, इसका रीजन क्या है, इट इज द एंड ऑफ फैटिग क्रैकिंग, यानी जब फैटिग क्रैकिंग की को रिपेयर ना किया जाए और उसको एज इट इज छोड़ दिया जाए। फैटिग क्रैकिंग कौन सी होती है, ये अगर इन क्रैक्स को एज इट इज छोड़ दिया जाए क्या होता है, फिर पॉट होल्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये पॉट होल्स कैसे बनते हैं तो आपका जवाब क्या होगा, ये ऑफ क्रैकिंग, यानी अगर एलिगेटर क्रैकिंग को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो कुछ जी सर वॉइस इशू यार यस सर नहीं सुना सर अभी जो आपने जो रीजन बता रही थी सर। अच्छा, अभी भी वॉइस इशू है या अभी क्लियर है? सर अभी तो ठीक है सर। अच्छा ठीक है, बस ये यू हैव टू मैनेज इट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो वाईफाई ठीक है, और अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो खैर आप मुझे बीच में आप मुझे सिग्नल दिया करें तो मैं वो चीजें रिपीट कर दिया करूंगा, ठीक है, अगर इस तरह का वॉइस इशू हो। क्लियर है? इसको रिपीट कर दे सर। किसको रिपीट करूं दूं? ये बॉल शेप की जो रीजन है सर। अच्छा, द रीजन ऑफ द बाउल शेप्ड मैंने अभी आपको क्लियर किया कि इट इज द एंड ऑफ फैटिग क्रैकिंग। एंड ऑफ फैटिग क्रैकिंग मतलब कि जब फैटिग क्रैकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है और उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, फैटिग क्रैकिंग को जब अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो तब फिर इस तरह के पॉट होल्स बनते हैं। क्लियर होगी बात? इसका रिपेयर टेक्निक क्या है? रिपेयर इसका है पैचिंग टेक्निक। पैचिंग टेक्निक का मतलब क्या है कि आपको जिस तरह कपड़ा कहीं से पट जाता है तो आप उसमें पैबंद लगाते हैं, यानी एक छोटा सा पीस ऑफ अक्सर आप लोगों ने देखा हो किसी का कॉटन अगर पट गया हो, कॉटन वाला कपड़ा, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं वो पीछे से वो टेप सी लगा लेते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। अब वो टेप जो है इसको हम कहते हैं पैचिंग टेक्निक, ठीक है। इसी तरह पॉट होल में भी अगर इस तरह का पॉट होल बन जाता है तो क्या किया जाता है, इस पूरे एरिया को डिग आउट किया जाता है और इस पूरी एरिया को दोबारा जो है वो सिरे से एक नया कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये पैचिंग टेक्निक है कि इसको भी पैच को लगा लिया, इस पैच को लगा लिया। अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, फिर जोन से एरिया में पॉट होल्स बने उस तमाम रोड को हम डिग आउट करते हैं और एक नया पोर्शन जो है वहां पे बना लेते हैं। तो छोटे पोर्शन को भी पैच कहते हैं, बड़े पोर्शन को भी पैच कहते हैं। अगर आप लोगों ने ये जीटी रोड पे तो कुछ दिनों पहले इस पे पैचिंग हो रही थी। पैचिंग मतलब ये है कि छोटे छोटे रीजन्स को उन्होंने वहां से एचएमए को रिमूव किया था, यानी टॉप वेयरिंग कोर्स को, और उसमें जो थिन लेयर ऑफ द एचएमए है वापस दोबारा डाल रहे थे। तो अगर आप जीटी रोड पे टुवर्ड्स जलोजे वापस टुवर्ड्स पिशावर आ रहे हैं तो आपको ये फील होगा कि कुछ एरियाज जो हैं वो बहुत डार्क हैं, वो ब्लैक है, मतलब वो वहां पे एक नया पोर्शन ऑफ द रोड बनाया गया है, और कुछ एरियाज कुछ रोड जो है बाकी रोड एज इट इज है। तो ये जो छोटे छोटे पोर्शंस जो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं इसको हम कहते हैं पैचिंग। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है रटिंग। डिग आउट में नहीं आते सर?
आता है, एक ही चीज है पेचिंग। डिग आउट किसको कहते हैं? डिग आउट तो हम किसी चीज को उखाड़ने को डिग आउट कहते हैं यार। यस सर। हाँ, वो डिग आउट तो सिर्फ नाम है, ये पैचिंग, इस टेक्निक को पैचिंग कहते हैं कि आप छोटे छोटे पैचेस को डिग आउट करते हैं, यानी वहां से मटेरियल रिमूव करते हैं और नया रोड उस पोर्शन में बना लेते हैं। ओके सर। अच्छा, रटिंग किसको कहते हैं? ये रटिंग तो आपने बहुत ज्यादा देखा होगा जीटी रोड पे, ठीक है। ये इस किस्म की प्रॉब्लम को हम कहते हैं रटिंग, यानी कहां से रोड नीचे बैठ गई है, कहीं पे रोड ऊपर है, तो ये जो डिप्रेशंस हैं इन द व्हील पाथ, अक्सर आपको व्हील पाथ में डिप्रेशंस नजर आएगी। व्हील पाथ मतलब जहां जाके गाड़ी गुजर रहे हैं, तो वहां पे ये डिप्रेशंस आपको नजर आती हैं, और इस किस्म की डिप्रेशंस को हम कहते हैं रटिंग। अच्छा, रटिंग जो है ये भी आपको नजर आ रही है। ये हम क्या करते हैं, रट डेप्थ मेजर करते हैं। रट डेप्थ कैसे मेजर करते हैं? इस तरह का एक स्ट्रिप हम रखते हैं, तो ये देखें, ये नेचुरल लेवल सरफेस है, ये जो एक्चुअल लेवल है रोड का वो ये है, और ये जो है देखें रट डेप्थ कितना है, यानी ये जो सेंटर पे जितनी डिप्रेशन है उसको ये मेजर किया जाता है। यहाँ पे भी आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, तो ये जो सेंटर पे जो मैक्सिमम डिप्रेशन होती है उसको हम कहते हैं रट डेप्थ, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? रट डेप्थ, ठीक है। तो द डिप्रेशन इन द सेंटर ऑफ द व्हील पाथ ऑफ द रटेड रीजन इज कॉल्ड रट डेप्थ, ठीक है। अच्छा, अब रटिंग का क्या मेन रीजन हो सकता है? एक रीजन तो ये चूंकि होता ओवरलोडिंग की वजह से है, लेकिन सिर्फ ओवरलोडिंग इसका मेन रीजन नहीं है। इसका रीजन जो है, जो बेस कोर्स बनाया गया है, अगर वो बेस कोर्स इनएडेक्वेट है। इनएडेक्वेट का मतलब ये है कि जितनी ट्रैफिक लोड उस पे आनी है उसके लिए उस हिसाब से ये बेस कोर्स उतना नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जब बेस कोर्स, चूंकि दो मेन जो लेयर्स हैं रोड में, वो लोड कैरिंग कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं, एक वेयरिंग कोर्स और एक नीचे बेस कोर्स। अगर बेस कोर्स की जो थिकनेस है वो एज पर द डिजाइन लोड नहीं है, एज पर द ट्रैफिक लोड नहीं है, तो तब क्या होता है, वहां पे फिर रोड जो है वो बैठ जाता है और डिप्रेशंस वहां पे आती हैं और रटिंग के इश्यूज वहां पे आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया, तो एक चूंकि दो मेन लेयर्स हैं जो कि लोड कैरिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं, एक है आपके पास बेस कोर्स और दूसरा है आपके पास वेयरिंग कोर्स। तो या तो बेस कोर्स में प्रॉब्लम होगी, अगर बेस कोर्स में नहीं है प्रॉब्लम, तो फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इनसफिशिएंट कंपैक्शन ऑफ द एचएमए लेयर्स, ठीक है। यानी जो हॉट मिक्स असफाल्ट है, यानी ऊपर वाली लेयर है, उसकी कंपैक्शन प्रॉपर नहीं हुई है, ठीक है। तो उसकी कंपैक्शन प्रॉपर ना होने की वजह से भी रोड का जो टॉप सरफेस है उसमें रटिंग के फिनोमिना आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा, रिपेयर टेक्निक उसका क्या है? रिपेयर टेक्निक ये है कि अगर आपके पास रट डेप्थ 1/3 इंच से कम हो, तो फिर उसको अनट्रीटेड छोड़ सकते हैं आप, यानी उसको ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, इतना प्रॉब्लम ये कॉज नहीं करता पेमेंट के ऊपर। लेकिन अगर उसकी रट डेप्थ 0.5 या 1 इंच या उससे भी डीपर है, तो तब क्या करता है, क्या किया जाता है, ओवरले दिया जाता है। ओवरले का क्या मतलब है? ओवरले का मतलब है नया फ्रेश वेयरिंग कोर्स का एक थिन लेयर जब रोड के ऊपर डाल दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं ओवरले। ओवरले का क्या मतलब है? फ्रेश नया वेयरिंग कोर्स का एक थिन लेयर जब रोड के ऊपर दिया जाता है तो दिस इज कॉल्ड ओवरले। तो जितना भी नीचे आपके पास डिप्रेशंस हैं वो भी फिल हो जाती है और आपका जो रोड सरफेस है वो दोबारा लेवल हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास 1/3 इंच से डेप्थ कम है तो तब तो आप इसको अनट्रीटेड भी छोड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर 0.5 या 1 इंच या उससे ऊपर चला जाए रटिंग, तो फिर ओवरले दिया जाता है, ठीक है सर। जी सर, इसके नुकसान क्या है सर? नुकसान क्या है? नुकसान इसका ये है कि अक्सर जब बारिश होती है तो उसमें पानी रुक जाता है, ठीक है। तो एक तो रोड के ऊपर प्रॉब्लम ये होती है कि बारिश की वजह से इससे एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि पानी कड़ा होगा और ब्रेकिंग इफेक्ट जो है गाड़ियों का वो उस पानी के जो बारिश की पानी की वजह से वो ब्रेकिंग इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, एक तो इसका ये नुकसान है। दूसरा ये नुकसान है कि जब आप एक लेन से दूसरे लेन में शिफ्ट होते हैं तो एक लेन से दूसरे लेन में शिफ्ट होना फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। जैसे ये देखें, ये डिप्रेशन है, आपकी गाड़ी इस का टायर इस डिप्रेशन के अंदर जा रहा है, तो अगर आपने इस लेन से दूसरे लेन में मुड़ना है तो ये जो आपको ऊपर एक बड़ा सा एक उभरी हुई जगह बन जाती है, जिसकी वजह से आप एक लेन से दूसरे लेन में आप शिफ्ट नहीं कर सकते, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है और इससे अक्सर एक्सीडेंट्स भी काज होते हैं रोड के ऊपर। और तीसरा इसका नुकसान ये है कि राइड क्वालिटी भी तबाह बर्बाद हो जाती है। आप जो है एक सीधे लेवल रोड पे जा रहे हैं और दूसरा आप जा रहे हैं इस तरह की रटेड रोड पे, तो दोनों में राइड क्वालिटी में तो जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, एक में आपको हम्स एंड डम्प्स मिलेगी और दूसरा आपको एक स्ट्रेट पैरेलल रोड मिलेगा। सर फायदा है इसकी? सर जी सर इसकी कोई फायदा है सर? यार ये खुदा के बंदे, ये हम डिस्ट्रेस पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रेस कहते हैं प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम का क्या फायदा हो सकता है? नुकसान का कोई फायदा? सर ये रेल की तरह काम करता है सर, ये जो रटिंग होते हैं सर, जो टायर के नीचे होते हैं। किस चीज की, किसका काम करता है सर? रेल की तरह सर, गाड़ी को सर रेल की? यस सर। और खुदा के बंदे, तो मैं रोड बना रहा हूँ, रेल तो नहीं बना रहा हूँ, रेल की क्या जरूरत है यहाँ पे? यस नहीं सर, गाड़ी को सर रेल की तरह उसको सर गाइड करता है आगे सर। नहीं, गाइड की जरूरत नहीं है, आपकी गाड़ी में स्टीयरिंग लगा हुआ है, वो आप उसको खुद गाइड करते हैं। ठीक है, हाँ, इसकी जरूरत नहीं है, इसका फायदा कोई नहीं है। ठीक है, इसका नुकसान ही है सारा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स ब्लीडिंग। ठीक है, तो ब्लीडिंग क्या होती है? ब्लीडिंग जी सर, ये जिस तरह आपने बताया कि इसका जो वो है हमारे पास रिपेयर है, क्या हम इसको लेवल करें और ओवरलेड करें? जी जी सर, तो क्या पॉसिबल है कि इससे ये मसला हल हो जाएगा? क्योंकि सर आपने कहा कि इसमें ये हो सकता है कि बेस कोर्स में हमारे पास मसला आ सकता है ना। हाँ, तो ये तो आप पड़ेगा ना, ये इंजीनियर आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सुने में, अच्छा, एज एन इंजीनियर अब वॉइस सही आ रही है? ये सर भी क्लियर है। अच्छा, एज एन इंजीनियर ये आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम बेस कोर्स में है या एचएमए में है। लेकिन देखें, मैंने आपको बताया हम लोड बेस कोर्स आपने इनएडेक्वेट दिया है, तो ये जो पिछले हमने न्यूमेरिकल में हमने डिजाइन किया, मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक लेयर वीक है तो उस लेयर की अगर हम उसकी बजाय दूसरे लेयर को स्ट्रांग बना लें तो उसके इफेक्ट को हम काउंटरैक्ट कर सकते हैं। ये जो न्यूमेरिकल आपने जो एश तो डिजाइन पे किए उसमें भी यही कंसेप्ट था। ठीक है, आप पूरी अब नीचे बेस कोर्स सारी की सारी खराब है, अब आप उससे पूरा पेमेंट उखाड़ नहीं सकते कि वापस पूरा पेमेंट को उखाड़ दे और नया पेमेंट बना ले या फिर वहां पे बेस कोर्स को दोबारा नया बेस कोर्स दे दे, ये तो बेवकूफी होगी। जो बेस्ट टेक्निक है वो यही है कि आप क्या करें, आप ओवरले दे दें। ओवरले से मतलब ये है कि आप जो है, चूंकि वेयरिंग कोर्स जो है वो तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, तो जो वीकनेस है बेस कोर्स में उस वीकनेस को हम पूरा कर रहे हैं विद द ओवरले, यानी जो वेयरिंग कोर्स हम एडिशनल वेयरिंग कोर्स दे रहे हैं उससे उस वीकनेस को हम कवर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लोड कैरिंग कैपेसिटी तो बढ़ेगी। तो इस तरह जो है वो जो इनएडेक्वेसी है बेस कोर्स में वो पूरी हो जाएगी विद द प्रोविजन ऑफ हार्ड मिक्स असफाल्ट या ओवरले। ओके सर, थैंक यू। क्लियर हो गया? हाँ, ये सर क्लियर है, थैंक यू सर। ओके, अब आते हैं ब्लीडिंग की तरफ। ब्लीडिंग क्या चीज है? ब्लीडिंग मतलब आपकी स्किन में अगर कोई चीज चुभ जाती है, सुई या ब्लेड वगैरह से कट लग जाता है तो उससे खून निकलता है क्या? नहीं निकलता। सिमिलरली पेमेंट से भी खून निकलता है, लेकिन पेमेंट के खून को हम कहते हैं बिटुमिन। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये है कि जब आप एक्सेसिव असफाल्ट यूज करते हैं, एक्सेसिव बाइंडर एक मुकर्रर मिकदार से ज्यादा अगर आप यूज करते हैं तो उसकी वजह से इस ब्लीडिंग के इश्यूज पेमेंट के अंदर आ जाती हैं। ये देखें, ये अगर आपको रोड नजर आ रही है तो ये गर्मी की वजह से अक्सर ये पेमेंट से ये जो बिटुमिन है
वो बाहर निकल आता है, ठीक है। अब ये क्यों, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं ब्लीडिंग, एंड द मेन कॉज ऑफ ब्लीडिंग इज द एक्सेसिव यूज ऑफ asphalt बाइंडर इन द HMA। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब इससे नुकसान क्या होता है, इससे नुकसान सिर्फ ये है कि इट इज द लॉस ऑफ स्किड रेजिस्टेंस। स्किड रेजिस्टेंस मतलब ये है कि जब आप गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जब स्किड रेजिस्टेंस प्रॉपर होगी तो गाड़ी रोड और टायर के दरमियान प्रॉपर ग्रिप होगा और उस ग्रिप की वजह से आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर वो ग्रिप वीक होगा तो फिर गाड़ी आपकी स्किडिंग होगी, आपकी गाड़ी की स्किड ऑफ करेगी, स्लिप करेगी, जिसकी वजह से रोड के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की एक्सीडेंट्स की चांसेस हो सकती हैं, ठीक है। तो दिस इज द इशू ऑफ ब्लीडिंग। अच्छा, अब आते हैं पॉलिश्ड एग्रीगेट की तरफ। पॉलिश्ड एग्रीगेट क्या होता है, जैसे नाम से जाहिर है एग्रीगेट पॉलिश हो जाती हैं। तो जब आप किसी चीज को पॉलिश करते हैं, आप मार्बल या टाइल या कोई भी चीज अगर आप घर में यूज करते हैं तो उसको पॉलिश किया जाता है। तो पॉलिश से क्या हो जाती है, सरफेस हमवार हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल शीशे की तरह हमवार हो जाती है। अब हम रोड के ऊपर, जी सर ये आपने इसकी रिपेयर के बारे में सर कुछ नहीं बताया सर, ब्लीडिंग की। कौन सी, किस चीज की? हाँ, ब्लीडिंग की, ब्लीडिंग का रिपेयर ये है, ब्लीडिंग का रिपेयर ये है कि आप क्या कर लेते हैं, आप एक दो चीजें होती है। एक होती है फॉग सील। फॉग सील आप लोगों ने, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, फॉग सील हो सकता है मेरे लेक्चर में आगे हो। उससे ये होगा कि आप क्या कर लेते हैं, आप एक ड्राई जिसमें बिटुमेन कंटेंट कम हो, ड्राई आउट करते हैं इसको, ठीक है। तो बिटुमेन कंटेंट जब जिसमें फॉग क्या होता है, स्लरी एक पेस्ट होता है, वो पेस्ट आप इस रोड के ऊपर जो है वो डाल देते हैं। उससे क्या होता है, जो एक्सेसिव बिटुमेन है वो सक कर लेता है, ठीक है। वो एक्सेसिव बिटुमेन वो रोड के सरफेस से सक आउट कर लेता है, जिसकी वजह से फिर ये जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये नाम आप जहन में रखें, स्लरी सील, ठीक है। एक होती है फॉग सील, एक होती है स्लरी सील, ठीक है। तो एक थिन स्लरी सील जो है, फॉग सील और स्लरी सील में क्या फर्क है? फॉग जो है वो इमल्सिफाइड एस्फाल्ट का होता है। स्लरी क्या होता है? स्लरी में आप जो है वो फाइन एग्रीगेट होता है, फाइन एग्रीगेट, इंतहाई फाइन एग्रीगेट, ठीक है। और उसको एमल्सिफाइड एस्फाल्ट के साथ जो है वो मिक्स करते हैं, फिर उसका एक लेयर दे देते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो इसके अंदर एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट, वो जो एक्सेसिव बाइंडर है वो इसमें से सक आउट कर लेता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाती है और इसकी वजह से स्किड रेजिस्टेंस भी इंप्रूव हो जाती है। जिस तरह अगर आपको याद हो, अक्सर बच्चे, अभी तो खैर नहीं करते, पुराने वक्त में जो पतंग उड़ाते थे तो पतंग के लिए वो मांझा बनाते थे, मांझा, ठीक है। तो वो मांझे, उसके साथ वो क्या करते थे, उसके साथ वो शीशे को कूट के ना, शीशे को उसके साथ जो है वो ग्लू वगैरह लगा लेते थे और फिर उसको मांझे के इर्द गिर्द चिपकाते थे, ठीक है। यही जो है बिल्कुल वही पेस्ट जो है स्लरी की तरह, बिल्कुल स्लरी भी उसी पेस्ट की तरह होता है, ठीक है। ये बाइंडर एजेंट होता है और बाइंडर एजेंट की तरह, बाइंडर एजेंट के साथ हम क्या ऐड करते हैं, ये जो फाइन एग्रीगेट है, वो उसका एक पेस्ट बनाते हैं और वो पेस्ट इस रोड के ऊपर डाल देते हैं, फाइन लेयर ऑफ, लेकिन वो स्प्रे करते हैं उसको, ठीक है। तो उसका एक स्प्रे रोड के ऊपर किया जाता है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। यस सर। अच्छा, अगेन अब आते हैं हम पॉलिश्ड एग्रीगेट की तरफ। पॉलिश्ड एग्रीगेट जो है, जब ये एग्रीगेट सरफेस जब पॉलिश हो जाती है, ये तो उसको हम कहते हैं पॉलिश्ड एग्रीगेट। अब इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान यही होता है कि एक रोड एक शीशा है, ठीक है, और दूसरा एक रफ पोर्शन है। तो रफ पोर्शन में आपके पास स्किड रेजिस्टेंस ज्यादा होगी या पॉलिश्ड रीजन में आपके पास स्किड रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? यानी जो पॉलिश्ड रीजन है उसमें स्किडिंग ज्यादा होगी, ठीक है। आप बर्फ के ऊपर तो आप आसानी से फिसल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मट्टी है, नॉर्मल रोड है,
तो वहां पे तो रफनेस होती है, उस रफनेस की वजह से आप जो है वो स्लिप नहीं होते, सही है ना। तो सेम जो है उस पॉलिश्ड एग्रीगेट की वजह से भी आपकी गाड़ी में ब्रेकिंग इफेक्ट उसका रिड्यूस हो जाता है और आपकी गाड़ी स्किड ऑफ की खतरात उसकी वजह से होती हैं, ठीक है। अब जो है उसका ये वजह, उसकी वजह क्या है इस पॉलिश्ड एग्रीगेट का, जब आप एग्रीगेट का जो एब्रेजन है वो वीक हो, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेजन, ठीक है, अगर वो वीक हो तो एग्रीगेट तो डेफिनेटली टूटेंगे। तो जब टूटेंगे तो इसका जो सरफेस है रोड और टायर की आपस में कांटेक्ट की वजह से इसका सरफेस के ऊपर जो एंगुलरिटी है वो टूट जाती है और आपका जो एग्रीगेट है वो बिल्कुल स्मूथ और पॉलिश्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इस किस्म के प्रॉब्लम्स रोड के ऊपर आती हैं। इसका रिपेयर क्या है? रिपेयर क्या है, या तो आप स्लरी सील करें या फिर आप क्या करें, बीएसटी, ठीक है। एक होती है सरफेस ट्रीटमेंट और नॉन स्ट्रक्चरल ओवरले, यानी अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो एक नॉन स्ट्रक्चरल ओवरले, एक होती है स्ट्रक्चरल ओवरले, एक होती है नॉन स्ट्रक्चरल ओवरले। नॉन स्ट्रक्चरल ओवरले एक वो इंतहाई थिन ओवरले होती है जिससे स्ट्रक्चरल कैपेसिटी या स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती बल्कि सिर्फ और सिर्फ राइड क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं नॉन स्ट्रक्चरल ओवरले, ठीक है। और या लेकिन अगर सिवेरिटी इतनी ज्यादा नहीं है पॉलिश्ड एग्रीगेट की तो फिर आप क्या कर लेते हैं, आप स्लरी सील भी दे देते हैं। स्लरी सील अभी इससे पहले लेक्चर में पिछले स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया है। स्लरी सील क्या होता है कि ये आप पेस्ट बनाते हैं फाइन एग्रीगेट का और एमल्सिफाइड बिटुमेन का, और उसका वो पेस्ट का एक स्प्रे जो है इस रोड के ऊपर दिया जाता है, तो इसमें वापस जो है वो एंगुलरिटी या रफनेस दोबारा आ जाती है। लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट प्रॉब्लम रोड पे आपको नजर आएगी, दैट वुड बी रेवलिंग, ठीक है। रेवलिंग किसको कहते हैं? डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एग्रीगेट को हम कहते हैं रेवलिंग, यानी एग्रीगेट आपस में एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। अब एग्रीगेट कैसे जुदा होंगे, क्यों जुदा होंगे? इसका मेन रीजन तो बाइंडर एजेंट है। जब आपका एस्फाल्ट बाइंडर है वो पुराना हो जाए और वीक हो जाए, अगर आपका एस्फाल्ट बाइंडर पुराना और वीक हो जाए तो तब और वो जाके सरफेस में से खत्म हो जाए, उड़ जाए वो एक्सेसिव यूज की वजह से, तो उससे फिर क्या होता है, ये डिसइंटीग्रेशन होती है ऑफ द एग्रीगेट। एक और रीजन भी हो सकता है एंड दैट इज द फाइन पार्टिकल्स आर मिसिंग। अगर आपका जो मिक्स है वेयरिंग कोर्स का उसमें फाइन पार्टिकल्स कम है, तो जब फाइन पार्टिकल्स कम होंगी तो एग्रीगेट का आपस में जो बॉन्ड है वो वीक होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो खाली गैप्स हैं, वाइड्स हैं, तो फाइन पार्टिकल्स तो उस गैप और वाइड को फिल करती हैं, लेकिन अगर आपका फाइन कंटेंट उसमें कम है तो वो वाइड जो है वो एज इट इज रह जाती हैं, और जिसकी वजह से जब रोड इस्तेमाल होती हैं तो वो वाइड्स फर्दर खुलती हैं और एग्रीगेट्स आपस में एक दूसरे से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इसका तरीकेकार क्या है? फॉग सील या स्लरी सील या रिमूव द डैमेज पेमेंट एंड ओवरले। यही तरीका है कि या तो फॉग सील दें या स्लरी सील दें, ठीक है। स्लरी फॉग सील किसको कहते हैं? यानी आप इमल्सिफाइड बिटुमेन का स्प्रे करते हैं जिसकी वजह से वापस जो एग्रीगेट सरफेस के ऊपर है वो उसमें बाइंडर एजेंट आप ऐड करते हैं और एक दूसरे से वो प्रॉपर बॉन्ड फिर दोबारा बना लेते हैं और रोड का एक स्मूथ सरफेस दे देता है। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो फिर स्लरी सील की तरफ जाते हैं। अगर और इंटेंसिटी ज्यादा है, रेवलिंग की बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, तो फिर आप ओवरले देते हैं। ओवरले मींस नया फ्रेश वेयरिंग कोर्स का एक लेयर इसके ऊपर दिया जाता है, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट है दैट इज शॉवलिंग। शॉविंग किसको कहते हैं? शॉविंग अक्सर जो है, अगर आप लोगों ने कोई चीज आप रोड सरफेस के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर डाल देते हैं और वो अपनी पोजीशन से आगे चला जाता है, यानी बह जाता है। अक्सर आप लोगों ने वो नान वाले को देखा होगा, नान वाला जब तंदूर में रोटी लगाता है तो अगर वो आटा जो है वो सही तरह से गूंदा नहीं है तो वो क्या होगा, वो बह जाता है नीचे। सेम वही फिनोमेना आपको ये इसमें भी आपको नजर आएगी, ठीक है। ये रोड के सरफेस के ऊपर इसमें क्या होता है कि नीचे जो वेयरिंग कोर्स है, नीचे जो बेस कोर्स है
उस बेस कोर्स का और ऊपर जो वेयरिंग कोर्स है, दोनों का आपस में कांटेक्ट प्रॉपर नहीं है। जब प्रॉपर कांटेक्ट नहीं होगा तो उससे नुकसान क्या होगी, जब गाड़ियां जिस डायरेक्शन में जा रही होगी उस डायरेक्शन में ये रोड के जो सरफेस है वो वेयरिंग कोर्स उसको आगे की तरफ एक पुशिंग, ये देखें, आप देखें रोड सरफेस इस तरफ, इसका मतलब है कि गाड़ियां उसके ऊपर जा रही हैं। अब यहां पे देखें ये सरफेस जो है थोड़ा सा आगे की तरफ, ये जो एग्रीगेट है यहां से यहां तक आ गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहां पे एक हमसा, एक हमसा इधर एक उभरी हुई जगह से यहां पे देखें बन गई है, एक हम्स, ठीक है। सो दिस इज, इस किस्म की प्रॉब्लम को हम कहते हैं शॉविंग, ठीक है। और इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका जो सरफेस कोर्स है वो या तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो या उसका बॉन्ड जो बेस कोर्स के साथ बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा वीक हो। तो इन वजूहात की वजह से इस किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं वो रोड की सरफेस के ऊपर आ सकती हैं। तो आई होप कि कुछ ना कुछ आइडिया आपको हो गया होगा ये रोड में मुख्तलिफ किस्म के डिस्ट्रेसेस का, कि शॉविंग है, इसके बाद रेवलिंग है, रटिंग है, क्रैक, ब्लॉक क्रैक है, ब्लीडिंग है, फैटीग क्रैक है या एलिगेटर क्रैक्स हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो रोड की सरफेस के ऊपर आती हैं। अब इतना अंदाजा आपको हो गया है कि जब भी इस किस्म की प्रॉब्लम आप देखते हैं तो आपको, जब इंशाल्लाह इस लेक्चर को आप डिटेल में खुद स्टडी करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई जैसे ही आप किसी भी डिस्ट्रेस को देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि भाई इसका रीजन क्या है और उसको हम पॉसिबल रिपेयर टेक्निक इसकी क्या हो सकती हैं। अब आते हैं पेमेंट कंडीशन एनालिसिस। एक दूसरा टॉपिक है कि पेमेंट की एग्जिस्टिंग पेमेंट है, ऑलरेडी रोड आपके पास बनाया है, उसकी कंडीशन को कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। क्योंकि होता यह है बाहर की दुनिया में, पाकिस्तान में तो खैर बहुत कम होता है, लेकिन बाहर की दुनिया में क्या होता है, रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है पेमेंट को, आफ्टर 4 years 3 years, ठीक है, या आफ्टर 5 years रेगुलर मॉनिटरिंग होती है पेमेंट की, और देखा जाता है कि क्या पेमेंट की जो कंडीशन है वो अभी काबिल इस्तेमाल है पेमेंट, या इस्तेमाल होने के काबिल नहीं है। मतलब उसमें जो डिस्ट्रेसेस हैं वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब हमें कोई रिपेयर या कोई मेंटेनेंस या जो रिहैब की तरफ जो है वो हमें जाना पड़ेगा, रिहैबिलिटेशन, ठीक है। तो आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पेमेंट कंडीशन को एनालाइज कैसे किया जाता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग पेमेंट कंडीशन को कैसे एनालाइज कर सकते हैं हम, उसके लिए ये मुख्तलिफ पेमेंट की हेल्थ को हम डिटरमाइन करते हैं, एक तो डिस्ट्रेस से, रफनेस से, स्ट्रक्चरल कैपेसिटी से और स्किड रेजिस्टेंस। ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि पेमेंट जिसकी मदद से हम पेमेंट की हेल्थ का अंदाजा लगा सकते हैं या पेमेंट की कंडीशन का अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रेस की, ठीक है। डिस्ट्रेस को तो खैर पिछले ये जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, उसमें हमने डिस्ट्रेस को तो डिटेल में पढ़ा, लेकिन उन डिस्ट्रेस, ये तो हमने सिर्फ डिस्ट्रेस पढ़ा, उससे हम पेमेंट की कंडीशन का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं या 2 इंडिकेटर्स हैं। एक को हम कहते हैं पीसीआर, दूसरे को हम कहते हैं पीएसआई, ठीक है। एक को हम कहते हैं पीसीआर, पीसीआर को कहा जाता है प्रेजेंट कंडीशन पेमेंट कंडीशन रेटिंग। दूसरा हमारे पास है पीएसआई, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट या पेमेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। अब पीएसआर और पीएसआई में फर्क क्या है, ठीक है। पीसीआर में या पेमेंट कंडीशन रेटिंग में आप क्या करते हैं, पेमेंट को विजुअली इन्वेस्टिगेट करते हैं। विजुअली मतलब ये है कि आप खुद थ्रू आउट द पेमेंट जाते हैं और उसको एक एक पोर्शन को आप खुद विजुअली देखते हैं कि पेमेंट की कंडीशन क्या है। आपके पास एक रेडीमेड प्रोफार्मा होता है, उस प्रोफार्मा में आप पॉइंट्स नोट करते हैं, या सिर्फ वो पॉइंट्स किस तरह होती हैं, आपके पास डिस्ट्रेस के टाइप के पॉइंट्स होते हैं, सिवेरिटी के पॉइंट होते हैं और एक्सटेंट के पॉइंट होते हैं। डिस्ट्रेस टाइप मतलब ये है कि क्रैकिंग है, रटिंग है,
ब्लीडिंग है, कौन 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 से टाइप ऑफ डिस्ट्रेस है, तो ये आप डिस्ट्रेस नोट करते हैं। उसकी सेवेरिटी क्या है, लो सेवेरिटी है, हाई सेवेरिटी है, मीडियम सेवेरिटी है, और उसका एक्सटेंट क्या है। एक्सटेंट मींस सिर्फ कुछ पोर्शन में है या बहुत ज्यादा पोर्शंस में, बार बार रिपीट हो रहा है हर जगह पे, ये जो है वो इस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह आप क्या करते हैं, डिस्ट्रेस को नोट करते हैं, सेवेरिटी को नोट करते हैं और एक्सटेंट को नोट करते हैं। और इस नोट करने के बाद आप एक पेनल्टी या डिडक्ट पॉइंट्स निकालते हैं। उस डिडक्ट पॉइंट्स को आप 100 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप 100 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पीसीआर की वैल्यू या पेमेंट कंडीशन रेटिंग की वैल्यू मिल जाती है। कैसे, ये देखें, पीसीआर का हमारे पास फार्मूला है, पीसीआर इज इक्वल टू 100 माइनस समेशन ऑफ ऑल डिडक्शंस। अब ये जो डिडक्शन आप करते हैं ये कैसे करते हैं, हर एक डिस्ट्रेस के लिए आपके पास एक खास वेट होगा, उसकी सेवेरिटी का एक खास स्कोर होगा और उसके एक्सटेंट का एक खास स्कोर होगा। वो स्कोर आप कहां से लेते हैं, वो स्कोर आप इस टेबल से लेते हैं। ये आपको ये देखें, ये टेबल है आपके पास, तो ये देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, रेवलिंग। रेवलिंग का वेट क्या है, 10, ठीक है। उसकी सेवेरिटी के 3 लेवल्स हैं, लो, मीडियम और हाई। अब अगर वो लो है तो 10 के साथ 0.3 को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो मीडियम है तो 0.6 को मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हाई है तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर एक्सटेंट के लिए ओ है फॉर ओकेजनल, एफ फॉर फ्रीक्वेंट और ई फॉर एक्सटेंसिव, ठीक है। तो अगर ओकेजनल है तो फिर आप इसके 10 के साथ 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपके पास फ्रीक्वेंट है तो 0.8 को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपके पास एक्सटेंसिव है तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे मैंने लिखा है लेवल ऑफ एक्सटेंट, ओकेजनल, फ्रीक्वेंट, एक्सटेंसिव, लेवल ऑफ सिविरिटी लो, मीडियम, हाई, और डिस्ट्रेस का अपना वेट है तो उस वेट के साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हर एक डिस्ट्रेस का डिडक्ट पॉइंट क्या होता है, उसका वेट। लेट सपोज यहाँ पे वेट क्या था, 10, मल्टीप्लाई बाय सेवेरिटी। सेवेरिटी लेट सपोज अगर लो है तो 0.5। एक्सटेंट लेट सपोज अगर हाई है तो 0.1। तो इस तरह इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके लिए डिडक्ट पॉइंट आ जाता है। वो डिडक्ट आप यहाँ से 100 से माइनस करते हैं तो आपको पीसीआर की वैल्यू मिल जाती है। क्लियर होगी बात। अब आपके पास क्या है, देखें, अगर आपके पास पीसीआर की वैल्यू 0 से 40 के दरमियान आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि कंडीशन पेमेंट की बहुत पुअर जा चुकी है। 40 to 55 पुअर है, 55 to 65 फेयर है, 65 to 75 फेयर है, फेयर टू पुअर है, ये फेयर है, 75 to 90 गुड और 90 to 100 वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह इन पॉइंट्स की मदद से, इस स्कोर की मदद से आप पेमेंट की कंडीशन का अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस तरह का एक सिंपल सा एक पीसीआर के लिए एक कैलकुलेशन करते हैं, आपको खुद बहुत समझ आ जाएगी। देखिए, एक पीसीआर की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम एक 500 मीटर रोड सेक्शन के लिए, M2 मतलब मोटरवे के ऊपर है। जब आपने खुद इसको देखा तो 2 तरह की प्रॉब्लम्स रोड के ऊपर नजर आई। उस पोर्शन में क्रैकिंग भी हुई थी और उस पोर्शन में रटिंग भी हुई थी। अब क्रैकिंग का स्कोर क्या है, वेट 15, और रटिंग का स्कोर है आपके पास 10। कहां से आपको मिलेगा, ये देखें, क्रैकिंग का स्कोर है, रटिंग किधर है, मैं रटिंग का स्कोर क्या है, 10, ठीक है। और ये देखें, व्हील ट्रैक क्रैकिंग, ये क्रैकिंग का स्कोर आपके पास है 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्रैकिंग के लिए स्कोर उन्होंने लिया 15 और रटिंग का स्कोर उन्होंने लिया है 10। फिर आपने देखा कि इसमें सिविरिटी उसकी क्या है और उसका एक्सटेंट क्या है। क्रैकिंग जो थी वो मीडियम सिविरिटी की थी और उसका एक्सटेंट जो था वो एक्सटेंसिव था, यानी बहुत ज्यादा था। जबकि रटिंग जो थी वो हाई कैटेगरी की थी और उसका एक्सटेंट जो था वो फ्रीक्वेंट था। तो मीडियम के लिए जो वेट है वो है 0.7 और एक्सटेंसिव के लिए वेट जो है वो है 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्रैकिंग के लिए मीडियम के लिए है 0.7 और एक्सटेंसिव के लिए है 1, ठीक है।
तो ये स्कोर वेटेजेस उन्होंने लिए। फिर रटिंग के लिए है वैल्यू 1, यानी सिविरिटी उसकी हाई है, और फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंट है, यानी एक्सटेंट उसका फ्रीक्वेंट है, तो उसकी वैल्यू है 0.8। अब जरा डिडक्ट पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो क्रैकिंग के लिए डिडक्ट पॉइंट्स क्या होंगे? 15 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये होगा डिडक्ट पॉइंट 10.5। जबकि रटिंग के लिए डिडक्ट पॉइंट होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये डिडक्ट पॉइंट हो जाएगा 8। तो कुल मिला के डिडक्शन कितनी है? 10.5 प्लस 8, तो ये बनता है 18.5। क्लियर है? तो आप PCR इज इक्वल टू 100 माइनस 18.5 इज इक्वल टू 81.5। ठीक है, तो अब जरा 81.5 को आप देख लेते हैं कि उसका वो कौन से कैटेगरी में आ रहा है। मतलब 75 से ग्रेटर है, 90 से कम है, वो इस रेंज में आ रहा है। तो इट मींस कि पेमेंट की कंडीशन क्या है? गुड कैटेगरी में है, और पेमेंट जो है अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। इज दिस क्लियर नाउ? इस तरह सर यस सर। जी सर इसमें ये क्रैकिंग और रटिंग की जो वेटेज है वो 15 और 10 है सर, तो ये वेटेज किस बेस पे इन्होंने असाइन की है सर? ये वेटेज, ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच होता है। आपके पास क्या है, यहाँ पे मैंने इसमें लिखा भी है डिटेल में कि क्या होती है। आपके पास एक पैनल होता है इंजीनियर्स का। ये वेटेजेस जो इदारा है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ये रोड को मॉनिटर करने वाला इदारा कौन सा है? NHA। NHA में क्या किया जाता है? एक पैनल बिठाया जाता है। वो पैनल 15-20 या उससे ज्यादा एक्सपर्ट्स का हो सकता है। वो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं? वो एक्सपर्ट हर एक प्रॉब्लम को एक खास वेट असाइन करते हैं। लेट सपोज 10 बंदे हैं, 10 आपकी क्लास में मैं ले लेता हूं 10 बंदे, ठीक है। आप एक्सपर्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर में, आप ट्रांसपोर्टेशन में आपकी PhD है, तो आप तो डेफिनेटली एक्सपर्ट है, और आपकी सारी की सारी एक्सपर्टीज जो है, आपका रिसर्च भी सारा का सारा पेमेंट में है, मटेरियल में रिसर्च है, ट्रैफिक में नहीं है। तो तब क्या करते हैं आप, एक जो टीम बैठा होता है वो टीम इंडिविजुअली स्कोर असाइन करता है। लेट सपोज मैं हूं, तो मुझे कहा गया कि सर आप रटिंग को स्कोर दें कि रटिंग आपके सामने आउट ऑफ 100 उसका वेट कितना होना चाहिए। तो लेट सपोज मैं आउट ऑफ 100 उसको वेट दे देता हूं 5 या 10 या 15, दूसरा उसको वेट दे देता है 10, तीसरा उसको वेट दे देता है 8, चौथा उसको वेट दे देता है लेट सपोज 9, पांचवा उसको वेट देता है 12। इस तरह तमाम एक्सपर्ट्स जो वेट्स दे देते हैं, तो उसका जो एवरेज वेट निकाला जाता है एक्सपर्ट ओपिनियन की बेस पे, तो वो वेट इसको फाइनली दे दिया जाता है कि भाई ये इस रटिंग का फाइनल वेट होगा बेस्ड अपॉन एक्सपर्ट ओपिनियन। क्लियर होगी बात? जी अली आपसे पूछ रहा हूं। नो सर, क्लियर नहीं हुई इसलिए चुप है सर। नहीं, ये देखें इस तरह होता है, ये दो चीजें होती हैं। अभी जब आप PSI की तरफ हम जाएंगे तो हम PSR पढ़ रहे हैं ना। PCR और PSI में फर्क यही है कि एक में है सब्जेक्टिविटी, दूसरे में है ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी हम कहते हैं ये इस वेट को असाइन करने के लिए क्या किया जाता है, एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाता है। लेट सपोज आपकी क्लास में 10 बंदे हैं, ये अगर इंशाल्लाह क्लास में होते तो मैं आपको पिछली क्लास में मैंने आपको ये एग्जांपल दिया भी था, शायद अगर आपको याद हो, कि बंदा एक मोबाइल फोन खरीदता है, तो उस मोबाइल फोन के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, हर एक प्रॉपर्टी को वो एक वेट असाइन करता है, ठीक है। तो 5-6 बंदे हैं, वो एक प्रॉपर्टी को एक वेट देंगे, दूसरे को दूसरा देंगे, तीसरे को तीसरा देंगे। अब एक प्रॉपर्टी को हर एक बंदे ने क्या क्या वेट दिया है, उस वेट का जो एवरेज होता है वो फाइनल आपके पास डिस्ट्रेस वेट होता है। अब समझ आई कि अब भी नहीं है? ठीक है सर। यस सर, क्लियर है। यस सर। हाँ, तो इस तरह जो है ये हर एक को फिर वेट दिया जाता है। लेट सपोज आपकी क्लास में 5 बंदे हैं, और आपको मैं कहता हूं कि लेकिन ऐसे रैंडम बंदे नहीं होंगे, तमाम के तमाम होंगे वो एक्सपर्ट्स, तमाम के तमाम होंगे PhDs, तमाम के तमाम होंगे रोड मटेरियल के एक्सपर्ट्स। ऐसा नहीं है कि किसी भी से आप पूछ लें कि यार तराशा तलक दे दे रोड ला वेट वर्क का, ठीक है ना। वो एक्सपर्ट्स ओपिनियन हर एक चीज को ज़हन में रख के फिर वो वेट असाइन करते हैं।
तो उसमें उनके वेट्स में यूजुअली फर्क भी इतना नहीं होता, कोई 9 देगा तो कोई 10 देगा, कोई 9.5 देगा, कोई 10.5 देगा, इसी रेंज में सबके स्कोर्स होंगे। फिर इन सबको एवरेज लिया जाता है और वो जो एवरेज फाइनल वेट होता है वो फिर उस टाइप ऑफ डिस्ट्रेस को वो वेट दे दिया जाता है। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। ओके, ये तो हो गई पीसीआर की बात। अब आते हैं प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स यानी पीसीआई की तरफ। जो पीसीआर था ये पुराना मेथड है, ये पीसीआर ये पुराना मेथड है। आजकल इस मेथड पे रोड की कंडीशन की एनालिसिस नहीं की जाती, पीसीआर के मेथड पे क्यों नहीं की जाती? जिस तरह आपने सवाल पूछा कि सर द वेटेज मूसिंग ओवर को, सबसे पहले तो हमारे ज़हन में भी आया कि यार ये इसमें तो मतलब कोई गलत वेट भी असाइन कर सकता है, किसी ने मतलब कोई वेट दिया, किसी ने कोई वेट दिया, तो इसमें तो कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि इसमें टेस्टिंग इन्वॉल्व हो, ताकि टेस्ट के थ्रू हमें पता चल जाए कि भाई इस पेमेंट की कंडीशन क्या है, ना कि सिर्फ विजुअल ऑब्जर्वेशन है। समझ आ रही है? तो इस इनहेरेंट सब्जेक्टिविटी को रिमूव करने के लिए, सब्जेक्टिविटी किसको कहते हैं और ऑब्जेक्टिविटी किसको कहते हैं, कुछ याद है? मैंने इसके बारे में बताया भी था। सब्जेक्टिविटी का मतलब यह है कि हर बंदे का अपना ओपिनियन है, वो अपनी मर्जी का वेट देता है, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिविटी। और ऑब्जेक्टिविटी किसको कहते हैं? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि ये बेस्ड अपॉन रिसर्च एंड मेजर होता है, वो वैल्यू मेजरमेंट आफ्टर टेस्ट्स। तो अगर आप लेट सपोज आपको मैं बिचुमेन देता हूं और उस बिचुमेन को आपके लिए मैं कहता हूं कि यार इसका ग्रेड मालूम करें पेनेट्रोमीटर से, तो आपकी क्लास में से जितने भी बंदे होंगे सबका वैल्यू तकरीबन मिलता जुलता सेम आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव है, इस मतलब ये फ्रॉम पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, ये मटेरियल के बेस पे है ये वैल्यू। जबकि सब्जेक्टिविटी क्या है? सब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि आपके सामने मैं कोई चीज रखूं, लेट सपोज आपके सामने मैं रखूं सेब, और आपको मैं कहता हूं कि आप रेट करें कि आपको ये सेब कितना पसंद है, तो किसी को ज्यादा पसंद होगा, किसी को कम पसंद होगा, तो जिसको कम पसंद होगा उसको कम वेट देगा और जिसको ज्यादा पसंद होगा वो ज्यादा वेट देगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं सब्जेक्टिविटी। जबकि ऑब्जेक्टिविटी में अपनी पसंद नापसंद नहीं होती, बल्कि ये रिजल्ट्स की बेस पे ही आपके पास वैल्यू आती है। क्लियर होगी बात? अब ये जो पीसीआई है, पीएसआई है, प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स, ये जो बेस इसकी वैल्यू बेस करती हैं रिजल्ट्स के ऊपर। ठीक है, अब वो रिजल्ट्स में क्या क्या चीजें शामिल है? उसमें रफनेस है, रटिंग है, क्रैक्स हैं। आप जाके रोड में मालूम करते हैं कि इस रोड में कितनी क्रैक्स हैं, कितने इसमें रफनेस है, कितनी उसमें रटिंग है, कितने उसमें पैचिंग है, वो तमाम के तमाम जाके वो फार्मूले में पुट करते हैं और फार्मूले से आपको आंसर मिलता है। ये फार्मूला है पीएसआई का। पीएसआई का फार्मूला क्या है? 5.03 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एसवी। एसवी क्या है? स्लोप वेरिएंस। स्लोप वेरिएंस इसको हम कहते हैं आईआरआई। अगर आपको आईआरआई की वैल्यू पता है तो यू पुट द वैल्यू ऑफ आईआरआई ओवर हियर एंड यू विल गेट द पीएसआई। दूसरा इसमें क्या है? -138 इंटू आरडी। आरडी आपके पास है रट डेप्थ। तो रट डेप्थ आपको मैंने बताया कि रट डेप्थ कैसे मेजर करते हैं, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया रट डेप्थ मेजर करने का तरीका। देखें ये रटिंग है, तो आप क्या है, सेंटर पॉइंट पे एक स्ट्रेट स्ट्रिप लेते हैं, उस स्ट्रेट स्ट्रिप के सेंटर पॉइंट पे देखते हैं कि कितनी डिप्रेशन है। वो जो डिप्रेशन है उसको हम कहते हैं रट डेप्थ। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपके पास रटिंग जितनी हुई है वो रट डेप्थ इन इंचेस, टोटल रट डेप्थ इन इंचेस आप मालूम करते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। दूसरा आपके पास है -0.01 सी प्लस पी। सी क्या है? सी को हम कहते हैं क्रैकिंग और पी को हम कहते हैं पैचिंग। देखते हैं कि जो क्रैकिंग है वो कितनी फीट क्रैकिंग हुई है इन 1000 स्क्वायर फीट एरिया में। 1000 स्क्वायर फीट एरिया में कितनी फीट की क्रैकिंग हुई है। फॉर एग्जांपल एक जगह पे 1000 स्क्वायर फीट का एरिया लेते हैं और उसमें आप टोटल क्रैक की लंबाई मेजर करते हैं।
तो जितनी आपके पास क्रैक्स की लंबाई होगी, लेंथ होगा इन 1000 स्क्वायर फीट, वो जाके आप यहाँ पे पुट कर लेते हैं। क्लियर होगी बात? वो होगा आपके पास सी। और पी आपके पास क्या होगा? पैचिंग, कि कितने एरिया को आपने पैच किया है। पैच मींस रिपेयर, ठीक है। तो ये फीट स्क्वायर, लेट सपोज मैंने एक पूरा रोड है 1 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर का रोड है, उस 1 स्क्वायर किलोमीटर में इतना एरिया मैंने पैच किया है, तो इसका एरिया निकालते हैं और डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर किलोमीटर या 1 स्क्वायर फीट के एरिया में कितनी ये पैचिंग हुई है। वो पैचिंग भी आप यहाँ पे उस पी में पुट कर लेते हैं, होल की पावर 1/2। तो आप जब सारी चीजें यहाँ पे पुट कर लेते हैं, यू विल गेट द आंसर ऑफ PSI, विच इज प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स। इसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था कि ये रेंज करती है फ्रॉम 0 to 5, 4 से 5 के दरमियान है, तो इसका मतलब है कि पेमेंट की कंडीशन एक्सेलेंट है। और जितनी आपके पास इसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, उतनी ही पेमेंट धीरे धीरे खराब हो जाती है। इसकी डिटेल भी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि पेमेंट की हालत ऐसी होगी तो ये PSI की वैल्यू इस रेंज में फॉल करेगी। अच्छा, मैंने इस इमेज को भी, आप इस ग्राफ को भी मैंने पिछली क्लास में आपको शो किया था कि इनिशियल पेमेंट आपके पास जब नई बनाई जाती है तो ये 4 और 4.5 के दरमियान होती है। इस्तेमाल के साथ साथ इसकी पेमेंट खराब होती जाती है। एक थ्रेशोल्ड वैल्यू हम लेते हैं कि भाई इससे ज्यादा हम खराब पेमेंट को नहीं होने देंगे, तो उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये यहाँ पे इस फार्मूले से आप निकालते हैं। लेट सपोज PSI मेरे पास आ गई है 3, तो 3 का मतलब है कि क्या वो यहाँ पे होगी, इसका मतलब है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू पे नहीं पहुंचा। जब इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2.5, तो इसका मतलब है कि अब पेमेंट जो है इसका इस्तेमाल के काबिल नहीं है, अब आपने पेमेंट को रिपेयर करना है। तो रिपेयर मींस या तो ओवरले दें या कोई भी रिपेयर टेक्निक अप्लाई करें, तो पेमेंट आपकी वापस नहीं हो जाएगी और आपको एक फ्रेश दोबारा जो है इसकी सर्विसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर होगी बात? तो दिस इज हाउ PSI एंड PSR इज बीइंग कंपेयर्ड विद ईच अदर। PSR में क्या है, अगर आपसे कोई पूछे, PSR इज द सब्जेक्टिव अप्रोच, वेयर एज PSI में ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। PSR एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर बेस करता है, PSI जो है वो टेस्ट रिजल्ट्स के ऊपर बेस करता है। सर ये PSR और PSI तो एक ही चीज है, वो तो PCR है सर। हाँ, वो PCR है, सॉरी, ठीक है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो PCR सब्जेक्टिव है और PSR या PSR को अगर आप भूल जाएं, PSI ज्यादातर यूज होता है, ठीक है, इस PSR को आप भूल जाएं, इस वजह से अक्सर कंफ्यूजन भी होती है। तो ज्यादातर जो टर्म इस्तेमाल होता है वो प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स इस्तेमाल होता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो दिस इज द कंपैरिजन। अब लास्ट जो हमारे पास चीज है वो है रफनेस या राइट क्वालिटी। राइट क्वालिटी का मतलब, रफनेस किसको कहते हैं? रफनेस इसको कहते हैं जो इरेगुलरिटीज होती है पेमेंट के अंदर, इसको हम कहते हैं रफनेस। इरेगुलरिटीज मींस अप्स एंड डाउन्स। कैसे अप्स एंड डाउन्स रोड में आती हैं? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रोड है, ठीक है, और इसमें ये अप्स एंड डाउन्स आ गई हैं पेमेंट, कहीं पे पैच है, कहीं पे क्रैक है। तो जब गाड़ी उसके ऊपर ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर जाएगी, यहाँ पे फिर नीचे चली जाएगी, यहाँ पे ऊपर जाएगी, यहाँ पे फिर नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है ये हम्स एंड डम्प्स या जो इरेगुलरिटीज इन रोड होती हैं, इसको हम कहते हैं रफनेस, ठीक है। अब इन रेगुलरिटीज को हम किस टर्म से मेजर करते हैं? इसको एक क्वांटिटेटिव टर्म से मेजर किया जाता है जिसको हम कहते हैं IRI, ठीक है। IRI क्या है? इट इज द टोटल डेविएशन ऑफ द पेमेंट सरफेस फ्रॉम द ट्रू प्लेनर सरफेस, ठीक है। यानी टोटल डेविएशन कितना है फ्रॉम द ट्रू प्लेनर सरफेस। ट्रू प्लेनर सरफेस फॉर एग्जांपल यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं। लेट्स सपोज दिस इज द ट्रू प्लेनर सरफेस। यहाँ पे थोड़ा सा चीजें खराब हो गई है, मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे है मेरे पास ट्रू प्लेनर सरफेस, यानी बिल्कुल सीधी रोड, ठीक है। यहाँ पे जो रोड में IRI की वजह से जो चेंजेस आई हैं वो ये है। अब यहाँ पे देखें, ये भी डेविएशन है,
ये भी डेविएशन है, ये भी डेविएशन है फ्रॉम द ट्रू प्लेनर सरफेस। अब आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये डेविएशन है 2 mm, ये डेविएशन है 4 mm, और ये डेविएशन है 5, लेट्स सपोज इसको हम कहते हैं 3 mm। अब क्या क्या किया जाता है, ये मेजर किया जाता है किलोमीटर mm पर किलोमीटर में। mm पर किलोमीटर से क्या मुराद है, मतलब ये है कि आप क्या करते हैं, 1 मिलीमीटर में 1 किलोमीटर में कितनी टोटल डेविएशन आती है आपके पास। लेट सपोज अगर यहां से लेकर मैं यहां 1 किलोमीटर पोर्शन लेता हूं, यहां से लेकर यहां तक ये कितना रोड है, 1 किलोमीटर रोड है। अब ये डेविएशन कितनी है, 2 + 4 + 3, तो ये आपके पास आती है 7, नहीं 2 + 4 6 और 3 9, ठीक है। तो ये आपके पास आती है 9 mm पर किलोमीटर। अब इस 9 mm पर किलोमीटर को हम कहते हैं IRI, इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स। इट इज द टोटल डेविएशन पर किलोमीटर इन अ रोड सेक्शन। क्लियर होगी बात। अच्छा, तो यहां पे आप देख सकते हैं, या तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर पर मिनट मीटर ले सकते हैं, मीटर पर किलोमीटर में भी ले सकते हैं, इंच पर माइल में भी ले सकते हैं, मीटर। तो ये मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जिसमें आप जो है इन बम्प्स या हम्स को जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीका ये है, यहाँ पे एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो IRI जो है उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स के साथ। ये प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स अक्सर मालूम करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको हर एक क्रैक को, हर एक पैच को, IRI को, मुख्तलिफ चीजों को देखना पड़ता है, फिर उससे जाके आप PSI निकालते हैं। क्लियर होगी बात। लेकिन आप क्या करते हैं, आप अगर सिर्फ IRI निकाल लेते हैं तो उस IRI से भी आपको डायरेक्टली PSI का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि IRI मालूम करना आसान है जबकि PSI मालूम करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। और IRI जो है उसको मालूम करना, इट इज वेरी इनएक्सपेंसिव। आपके पास एक गाड़ी होती है और वो गाड़ी आप रोड के ऊपर चलाते हैं और वो आपको टोटल जो रफनेस है वो आपके वो इंफॉर्मेशन आपको देता है, ठीक है। आई होप कि पता नहीं ये जो वीडियो है वो आपको यहाँ पे विजिबल होगी या नहीं होगी। ओके, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक वीडियो दिखा रहा हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ उससे आइडिया हो जाएगा। ये वीडियो सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये एक स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टॉप शेयरिंग एंड स्टार्ट शेयरिंग। ये स्क्रीन आपको शेयर कर किया है मैंने, ये आपको नजर आ रहा है? यस सर। क्या नजर आ रहा है आपको? यस सर, एक व्हील मूव कर रही है, एक व्हील मूव कर रही है। और देखें रोड के ऊपर डिप्रेशंस, जितने भी अनड्यूलेशंस है, अप्स एंड डाउन मोशन है, उस अप्स एंड डाउन मोशन को ये एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग की मदद से ये आपको ऊपर देखें टोटल अनड्यूलेशन, टोटल डिप्रेशन आपको ये बता रहा है कि ये जब इस व्हील ने 1 किलोमीटर मूव किया तो इस व्हील ने जब हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर मूव किया तो उस 1 किलोमीटर के दौरान इसने अप से अप एंड डाउन कितना मूव किया है।
अब उस अप एंड डाउन मूवमेंट को ये कैलकुलेट करता है, तो ये इन मिलीमीटर अप एंड डाउन मूवमेंट होगी डिवाइडेड बाय पर किलोमीटर। तो ये जब ये जो अनड्यूलेशन होगा, ये जो डिफ्लेक्शन होगा, ये जो डेविएशन होगा अप एंड डाउन पर किलोमीटर, इसको हम कहते हैं IRI। अब देखें, ये IRI मेजर करना बड़ा आसान है। एक गाड़ी होती है आपके पास, ठीक है, उस गाड़ी को रोड पे चला दिया जाता है, उस गाड़ी में सेंसर्स लगे होते हैं, और वो आपको चाहे आप 10 किलोमीटर भी चलाएं, चाहे आप एक दिन में, मैं पिशावर से लेकर इस्लामाबाद तक भी IRI मालूम कर सकता हूं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ गाड़ी ड्राइव करनी है। वो आपको खुद ब खुद ही आंसर, आपको गाड़ी में अंदर लैपटॉप और स्क्रीन लगी होती है, वो आपको इंफॉर्मेशन दे देता है कि कितनी IRI है इसकी। समझ आ गई कि नहीं आई IRI को कैलकुलेट करना? अब आप खुद सोचें कि IRI मालूम करना आसान है कि नहीं है? सर इस वैल्यूज में मैक्सिमम लेते हैं, ये जो वैल्यूज दे रहा है ये सेंसर? नहीं, ये कमुलेटिव लेते हैं, टोटल लेते हैं, टोटल 1 किलोमीटर में टोटल डिफ्लेक्शन कितनी हुई है। ठीक है सर। क्लियर होगी बात? ठीक है। अच्छा, तो फिर इस तरह जो है वो IRI को कैलकुलेट किया जाता है। ये क्या होती है, ये देखें, ये प्रोफाइलोमीटर है। इस प्रोफाइलोमीटर की मदद से जो है आप IRI को कैलकुलेट करते हैं। ये एक गाड़ी है, ये तो छोटे लेवल का है, स्मॉल स्केल का है, जबकि ये गाड़ी जो है ये लार्ज स्केल का है, ठीक है। अगर आपने छोटे पोर्शन में मालूम करना है तो इस वाली गाड़ी से आप मालूम कर सकते हैं। अगर आप पोर्शन में मालूम करना है तो फिर आप इस पोर्शन के, इस गाड़ी की मदद से, इसमें ये देखिए सामने क्या लगा हुआ है, ये एक सामने उसका एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिसके अंदर लेजर फिटिंग है। वो क्या करता है, वो लेजर जो है वो छोड़ता है सरफेस के ऊपर, और वो नीचे इस गाड़ी के अंदर कंप्यूटर लगा हुआ है। अब वो लेजर आपको एंड्यूलेशन मेजर करके दे रहा होता है, और ये जो गाड़ी के अंदर खुद ब खुद लैपटॉप के साथ ये कनेक्ट होता है, और वो आपको बताता है कि आपने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया और टोटल कितनी एंड्यूलेशंस आपके पास आई है, कितनी आपके पास डिफॉर्मेशंस या डिफ्लेक्शन आपके पास आई है, ठीक है। इसकी भी वीडियो मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आई होप कि मेरे पास होगी, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, ये आपको नजर आ रहा है, ये एक मिनट में दोबारा स्टार्ट से शुरू करता हूँ। यस सर, आ रहा है नजर। क्या ये देखें, ये एक गाड़ी है, ठीक है, दिस इज अ कार, ठीक है। और ये देखें उसके सामने, यहाँ पे देखें, ये एक सेंसर लगा हुआ है, ये सामने आपको नजर आ रहा है। ये सेंसर क्या करता है, ये सिग्नल्स छोड़ता है सरफेस के ऊपर, लेजर सेंसर छोड़ता है। देखें, ये एक एक पार्टिकल के ऊपर से गुजर रहा है, और जितनी आपके पास ये एंड्यूलेशंस हैं उसका एक प्रोफाइल बना रहा होता है। ये देखें, जितनी भी गाड़ी में एंड्यूलेशंस है, ये देखें स्प्रिंग आपको नजर आ रहा है, ये सामने आप देखें एक स्प्रिंग भी नजर आ रहा होगा। उस लेजर की वजह से जितनी एंड्यूलेशंस हैं, वो सारी की सारी एंड्यूलेशंस जो है वो ये मेजर कर रहा होता है, ठीक है। जितनी भी रफनेस है रोड के अंदर, जितनी भी तो ये टोटल IRI जो है ये 5 पॉइंट्स पे आपको मेजर करके दे रहा होता है, ठीक है। मल्टीपल पॉइंट्स पे भी आपको मेजर करके दे सकता है कि आपने पूरे रोड का करना है, किसी एक पोर्शन का करना है, पूरे सेक्शन का करना है, अलोंग द टोटल क्रॉस सेक्शन करना है। अब क्या होता है, इसके अंदर जो है वो एक लैपटॉप पड़ा होता है, कंप्यूटर इस गाड़ी के अंदर, और वो जाके आपको टोटल IRI आपको बता देता है। क्लियर होगी बात? आई होप कि आपको समझ आ गई है। यस सर। ओके, ठीक है। ये गाड़ी देख ली आप लोगों ने, ये वाली? यस सर। ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ, ठीक है।
अब मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि हम IRI की मदद से डायरेक्टली PSI भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट होगा। अगर आपके पास IRI 60 या उससे कम आ रही है तो इसका मतलब है PSI क्या है उस टाइम पे उसकी 4 से ग्रेटर है। अगर आपके पास IRI 60 और 100 के दरमियान है, इसका मतलब क्या है, यानी इंच पर माइल की बात हो रही है, 60 से लेकर 100 इंचेस पर माइल। तो ये PSI आपको बता रहा है कि ये तकरीबन 3.5 से 4 के दरमियान इसकी PSI की वैल्यू आएगी। अगर आपके पास 100 और 150 के दरमियान है तो 3 to 3.5, अगर आपके पास 150 to 200 है तो 2.5 to 3, और अगर आपके पास ग्रेटर देन 200 है, इसका मतलब है कि ये जो पेमेंट की PSI है वो बहुत वीक हो गई है, इट मींस इट इज बिलो 2.5। तो आई होप दिस इज क्लियर कि इस तरह हम IRI की मदद से भी हम PSI को मालूम कर सकते हैं। दिस इज क्लियर नाउ। ये तो थी, ये जितना भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, ये दो चीजें, ये पेमेंट की कंडीशन को हमने डिस्कस किया, लेकिन राइट के हवाले से पेमेंट की कंडीशन को हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल कैपेसिटी एनालिसिस के बारे में, कि पेमेंट की स्ट्रक्चरल कैपेसिटी को कैसे हम मालूम कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल कैपेसिटी से क्या मुराद है कि क्या ये पेमेंट कितना लोड बर्दाश्त कर सक रही है या नहीं कर सकती, ठीक है, मतलब उसकी स्ट्रक्चरल कैपेसिटी कितनी है, डिजाइन के वक्त कितनी थी और अब जाके कितनी रह गई है, उसकी स्ट्रक्चरल कैपेसिटी वीक हो गई है या उसकी स्ट्रक्चरल कैपेसिटी अब भी साउंड है। तो उसका तरीकेकार क्या है, उसका तरीकेकार ये है कि दो तरीके से हम मेजर करते हैं। एक आपके पास है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक और दूसरा आपके पास है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या किया जाता है, ये रोड के पेमेंट के अंदर एक कोर या होल डक किया जाता है, जिससे कोर हम निकालते हैं। ये कोर ना आपको नजर आ रहा है, ये कोर निकाला जाता है और इस कोर को टेस्ट किया जाता है, ठीक है, कि ये कोर कितना लोड बर्दाश्त कर सक रहा है। जितना ये लोड बर्दाश्त करेगा उससे हमें अंदाजा होगा कि भाई उसका जो है वो इसकी पेमेंट की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है। मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, अगर पढ़ा नहीं है तो इसकी वीडियो मेरे जो YouTube है उसके ऊपर मैंने इसकी वीडियो भी दी हुई है, ठीक है, जहां पे मैं लेक्चर अपलोड करता हूं वहीं पे आपको इसकी वीडियो भी मार्शल स्टेबिलिटी की मिल जाएगी, ठीक है। तो उन मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट की मदद से जाके ये आप मालूम कर सकते हैं कि उस कोर की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक के थ्रू, कि हम डिस्ट्रक्टिव इसको इसलिए कहते हैं कि हमने पेमेंट को डैमेज करना है, इसमें से कोर तो निकालना है, ठीक है। जो दूसरा टेक्निक है और जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक। नॉन डिस्ट्रक्टिव में ये है कि आपको पेमेंट को डैमेज नहीं करना, पेमेंट को डैमेज करने की जरूरत नहीं है, मशीन के थ्रू आप मालूम कर सकते हैं कि कितनी इस पेमेंट के अंदर जो है उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कितनी है। अब मशीन के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मशीन के नाम मैंने लिखे हैं, बिंकलमैन बीम है, डायनाफ्लेक्ट है, रोड रेटर है, लेकिन जो हम पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में भी है और जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होता है वो है फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर। फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर की मदद से हम पेमेंट की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ या स्ट्रक्चरल कैपेसिटी मालूम कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं, ये बिंकल बीम का पिक्चर है, ये डायनाफ्लेक्ट का पिक्चर है, लेकिन हम फोकस करेंगे पेमेंट स्ट्रक्चरल कैपेसिटी के लिए फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर के ऊपर। फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर दो चीजें, अगर आप इस मशीन के नाम के ऊपर गौर करें तो ये 3 वर्ड से बना है। फॉलिंग वेट, इसका मतलब है वेट होगा इसमें जो कि जमीन या पेमेंट के ऊपर गिराया जाएगा, तो इट विल बी अ वेट which will be fallen on a payment, और जब पेमेंट रोड के ऊपर उस वेट को गिराया जाएगा तो उस गिराने से जो डिफ्लेक्शन आएगी उस डिफ्लेक्शन को ये मशीन मेजर करेगा। तो ये नाम से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। किस मैकेनिज्म के थ्रू? देयर विल बी वेट which will be fallen on a particular road section,
and due to the fall of weight, due to the weight fall, a deflection in the pavement will be measured. ठीक है, greater the deflection, अब जितनी deflection आपके पास greater आएगी, इसका मतलब क्या है कि pavement जो है आपके पास weak हो गई है, और जितनी डिफ्लेक्शन आपके पास कम आएगी इसका मतलब है कि पेमेंट आपके पास स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पे a falling weight is a device that is designed to simulate the loading of a wheel passing or a pavement and measure its vertical deflections to the load। इसमें क्या किया जाता है, 7 से लेकर 150 किलोग्राम तक वेट होता है और उस वेट को गिराया जाता है ऑन द पेमेंट, ठीक है, ऑन द पेमेंट सरफेस, और उसके बाद जो डिफ्लेक्शन होती है वो सेंसर्स के थ्रू मेजर किया जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं, यहाँ पे इस मशीन को आप देख सकते हैं, ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं। कहाँ है सेंसर्स, ये देखें, एक सेंसर ये है, एक सेंसर ये है, एक सेंसर ये है, एक सेंसर ये है, एक ये है और एक ये है। ये 6 सेंसर्स लगे हुए हैं और ये वेट है। क्या किया जाता है, ये एक ट्रक के नीचे एक पूरा इसका मैकेनिज्म होता है, ये वेट को ऊपर से ये मशीन गिराता है। जब ये वेट मशीन जो है ये गिरता है रोड के सरफेस के ऊपर, तो इसमें क्या होता है, आपके पास मुख्तलिफ किस्म की वेव्स जनरेट होती हैं इस रोड के सरफेस के अंदर। ठीक है, अब वो वेव को, उस वेव की वजह से, तो इस वेट की फॉल की वजह से डिफ्लेक्शन आएगी। अब क्या होगा, जितनी भी डिफ्लेक्शन आएगी वो ये सेंसर नोट करेगा अपने पास कि भाई ये करीब वाले में कितनी डिफ्लेक्शन आई है और इस दूर वाले में कितनी डिफ्लेक्शन आई है। ठीक है, जितनी आपके पास डिफ्लेक्शन आएगी उस डिफ्लेक्शन को हम नोट करते हैं और फिर उससे अंदाजा लगाते हैं कि कितनी इसके अंदर जो है वो इसकी स्ट्रक्चरल कैपेसिटी कितनी है। कैसे, कहां से आपको पता चलेगा, थोड़ा सा मैं इसकी भी आपको वीडियो दिखा देता हूं, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, लेजर प्रोफाइलोमीटर है, फॉलोइंग एंड डिफ्लेक्टोमीटर। ओके, ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे वीडियो नजर आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। अच्छा, ये मशीन आप, दिस इज अ मशीन, ठीक है, इसके नीचे ये एक वेट है, ठीक है, और ये बाकी सारे के सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये इसके अंदर प्रॉपर वेट मैकेनिज्म है, ठीक है, और इसके अंदर आप मुख्तलिफ इंटेंसिटी का लोड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये वेट्स लगी हुई हैं, पूरा इसका वेट मैकेनिज्म है सारा का सारा। अब जो भी लोड अप्लाई किया जाए, सबसे पहले क्या किया जाएगा, ये पूरी मशीन को जमीन के ऊपर रख दिया जाएगा, ठीक है, स्टेबल। अब देखें, ऊपर से ये लोड फॉल कर रहा है, आपको नजर आ रहा है, द लोड इज फॉलिंग। अब वो क्या कर रहा है, जब ये लोड फॉल करेगा तो ये जाके वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा पेमेंट के सरफेस के अंदर। वो जितनी भी वाइब्रेशन होगी, हर एक पेमेंट के, हर एक सेंसर जो है अपना वाइब्रेशन जो है वो रिकॉर्ड करेगा कि कितनी वाइब्रेशंस जो है वो। अब वाइब्रेशन से कैसे पता चलेगा, ये सेंसर क्या करता है, ये वेट की वजह से जितना लोड फॉल होगा तो ये वाइब्रेशन जाके हिट होगा टू द लोअर लेयर और ये बाउंस बैक होगा। तो जितना ज्यादा टाइम में बाउंस बैक होगा, इसका मतलब क्या है कि उसकी, और दूसरा है जो कम टाइम लेगा, तो जो कम टाइम लेगा मतलब ये है कि वो जल्दी वापस आया है, तो जो स्ट्रॉन्गर होगा वो जल्दी वापस आएगा, ठीक है, लेयर, और जो वीकर लेयर होगा
वो ज्यादा टाइम बाद वो वेव जो है उसका इफेक्ट जो है, उसका साउंड जो है, वो उसका रिफ्लेक्ट जो है वो बहुत टाइम बाद जो है वो वापस आएगा टू द सेंसर। तो इस तरह इसकी मदद से जो है वेट को फॉल किया जाता है और इन सेंसर्स की मदद से इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया जाता है। एक और वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वेट गिराने से सर खराब नहीं होगा सर पेमेंट पे असर? नहीं, ये खराब नहीं होगा पेमेंट, ठीक है। ये एक छोटे से सेक्शन पे किया जाता है, ये इससे पेमेंट में कुछ नहीं होता। ये इतना वेट तो नहीं होता, ये एक स्पेसिफाइड वेट होता है। ये मैंने आपको 7 किलो न्यूटन से 150 किलो न्यूटन तक होता है, तो ये इतना वेट नहीं है, ठीक है। ये तो टनों में उसके ऊपर वेट जा रहा अप्लाई हो रहा है। लेकिन सर ये तो इम्पैक्ट लोड है सर। यार ये इम्पैक्ट लोड है, लेकिन इसी की मदद से हम स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मालूम करते हैं ना, ये तरीक़ेकार इसका ये है। कि एक मिनट, ये एक दूसरी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये एक दूसरी वीडियो है, यहाँ पे आप इसको देख लें। ये देखें, ये एक्चुअली एक मशीन है, पूरी मशीन की गाड़ी, पूरी गाड़ी के साथ ये मशीन अटैच होता है, ठीक है। ये वीडियो प्रॉपर नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल वीडियो है, वो एनिमेटेड वीडियो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप देखें, ये अब देखें, ये वेट उन्होंने नीचे लेके आ गए हैं। अब सारे सेंसर्स भी नीचे आ गए हैं और वेट भी नीचे आ गए हैं, ठीक है। अब फिर क्या किया जाता है, ये इस गाड़ी के अंदर ही एक कंप्यूटर के साथ ये अटैच होता है। तो यहाँ पे देखें लोड, यानी इम्पैक्ट उसका कितना है, लोड, और लोड के सामने D1, D2, D3, ये छोटी सी स्क्रीन में आपको वैल्यूज नजर आएंगी। तो ये डिफ्लेक्शन और कितना लोड जो है वो ये बर्दाश्त कर रहे, तो ये आपको खुद ब खुद ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं इस टेबल से मिल जाएगी कि भाई ये कितना, हर एक लेयर कितना मैक्सिमम लोड बर्दाश्त कर रहा है। ये टेबल आपको नीचे नजर आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये इसके साथ एक सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म होता है और 9 सेंसर्स हैं। तो ये D2 से लेकर D9 तक, D8 तक तमाम के तमाम सेंसर्स हैं। और ये देखें, ये मुख्तलिफ लोड्स के ऊपर जो है इन लोड को टेस्ट किया गया है और फिर उसकी डिफ्लेक्शन मालूम की गई है और फाइनल आपको फिर ये देता है कि मेगा पास्कल में उसकी कितनी लोड है। तो ये वीडियोस में खैर आपके साथ दोबारा भी शेयर कर लूंगा। जी 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 सर, D7 का क्या मतलब है? D7 का इस जो D7 का मतलब है कि सेंसर नंबर 8, 9 सेंसर्स हैं इसके अंदर। तो हर एक सेंसर का अपना डिफ्लेक्शन है। D0 से स्टार्ट होता है और D8 पे खत्म होता है। तो D0 मींस पहला सेंसर, D1 मींस दूसरा सेंसर, D3 मींस तीसरा सेंसर, D4 मींस पांचवा सेंसर, इस तरह। अब हर एक सेंसर का, हर एक सेंसर की जो, जी बोलो सर, ये सेम सरफेस पे होते हैं सर ये सारे सेंसर, तो ये डिफरेंट रीडिंग क्यों देते हैं सर? अच्छा, ये सेम सरफेस पे होते हैं लेकिन उनका डिस्टेंस अलग अलग होता है, ये खास फासले पे होता है, ठीक है। एक मिनट में आपको ये भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक मिनट, ये मैं प्रेजेंट नाउ विंडो। अब ये देखें, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है। अब देखें, ये जो पहला है ये सेंसर, ये पेमेंट, ये वेट के बिल्कुल करीब है। ये दूसरा जो है ये वेट से थोड़ा सा दूर है, तीसरा और भी वेट से दूर है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, ये जो पहला है, जब ये वेट गिरेगा तो सबसे पहले कौन से सेंसर इसको नोट करेगा? डिटेक्शन सबसे पहले ये पहला वाला सेंसर करेगा ना, ठीक है। तो ये जो पहला वाला सेंसर है, हाँ D0, ये पहला वाला सेंसर जो है ये डिफॉर्मेशन नोट करेगा, आपको बताएगा फॉर द फर्स्ट लेयर, यानी वेरिंग कोर्स की डिफ्लेक्शन आपको बताएगा। उसके बाद ये जो D2 है वो आपको उससे नीचे बेस कोर्स की डिफ्लेक्शन बताएगा।
जो D3 है, जो नेक्स्ट है उसका, वो आपको सब बेस का बताएगा और उससे नीचे फिर आपको सब ग्रेड का बताएगा। तो इसमें ये जो बाकी सेंसर्स हैं उसकी इतनी जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट सेंसर्स हैं वो पहले 4 ही इंपॉर्टेंट सेंसर्स हैं। तो इसमें पहला सेंसर आपको क्या करेगा, D1 आपको पहले जो सब वेरिंग कोर्स है उसकी डिफ्लेक्शन बताएगा, D2 आपको सब बेस कोर्स की बताएगा, D3 आपको सब बेस की बताएगा और D4 आपको वेरिंग कोर्स की सब ग्रेड की बताएगा। तो ये जो 4 लगी हुई हैं ये एक सरफेस के ऊपर लगी हुई है, लेकिन चूंकि पहला सरफेस, पहला जियोफोन सबसे पहले सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा, तो वो जो पहले डिटेक्शन है वो वेरिंग कोर्स की करता है। तो और दूसरा आप जो है वो बाद में करेगा, तो दूसरी डिटेक्शन वो वेरिंग बेस कोर्स की करता है, तीसरी वो फिर सब बेस और चौथी फिर सब ग्रेड की करता है। अब समझ आ गई कि ये इन 4 सेंसर्स का मतलब क्या है। सर ये वेट के साथ भी एक सेंसर लगा हुआ है? नहीं, वेट के साथ नहीं होता, वेट के साथ नहीं होता। जो डिटेक्शन होती है वो आगे, वेट के साथ तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। सर हमारे जो एक्चुअल इन्होंने लिया है डिफ्लेक्शन लिया, ये इमेज इन्होंने नहीं लिया। ये जो इमेज मैंने कहीं से उठाई है उन्होंने सिर्फ शो किया है डिफ्लेक्शन को, कि पेमेंट के अंदर डिफ्लेक्शन कैसे आती है, इन्होंने सिर्फ इमेज से शो किया है। मैं जो असल डिफ्लेक्शन होती है वो ये सेंसर नोट करते हैं। ये तो वेट है, वेट के अंदर तो सेंसर, वेट के नीचे तो सेंसर होता नहीं है, तो डिफ्लेक्शन कहां से नोट करेगा वो। समझ आ गई? यस सर। हाँ, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉलोइंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर, कि इसकी मदद से हम कैसे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मालूम करते हैं। जो लास्ट पॉइंट है वो है स्किड रेजिस्टेंस। स्किड रेजिस्टेंस क्या मतलब है? अगर एग्रीगेट सरफेस के ऊपर पॉलिश्ड हो जाएगा तो स्किड रेजिस्टेंस होगी, स्किड रेजिस्टेंस ज्यादा होगी या स्किड रेजिस्टेंस कम हो जाएगी? आप मुझे बताएं, सलमान गोल आपसे पूछ रहा हूं। जितनी स्किड रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उससे क्या होगा, और जब स्किड रेजिस्टेंस कम होगी उससे क्या होगा? देखें, आपसे पूछ रहा हूं, जब स्किड रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, और जब स्किड रेजिस्टेंस कम होगी उससे क्या होगा? चले छोड़े, मैं बता देता हूं। जब आपके पास हाँ एग्जैक्टली, जब आपके पास स्किड रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि ये जो रोड सरफेस है ये गाड़ी के टायर को ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है अगेंस्ट द स्किडिंग। जब अगेंस्ट द स्किडिंग ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है तो आपकी गाड़ी स्लिप नहीं होगी रोड के ऊपर। आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपकी गाड़ी स्किड नहीं करेगी, आपकी गाड़ी उस टाइम पे उसी वक्त रुक जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा गाड़ी पे आप ब्रेक अप्लाई करते हैं और आपकी गाड़ी जो है वो फिसल जाती है आगे की तरफ। जब स्किड रेजिस्टेंस ज्यादा होगा यानी रोड सरफेस रफ होगा तो फिर ये स्किडिंग जो है वो कम होगी। इज इट क्लियर? और जब ये रोड सरफेस पॉलिश्ड होगा तो तब जो है वो स्किड रेजिस्टेंस कम होगी, और स्किड रेजिस्टेंस कम होने की वजह से गाड़ी जो है वो स्लिप करेगी रोड के सरफेस के ऊपर। जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपकी गाड़ी स्लिप करेगी। ऐसे फील होगा जब जैसे रोड के ऊपर किसी ने ऑयल डाल दिया हो या रोड के ऊपर किसी ने बर्फ जो है वो डाल दी हो। तो इससे क्या होगा, गाड़ी की ग्रिप नहीं होगी रोड के ऊपर, टायर की ग्रिप नहीं होगी और आपकी गाड़ी स्किड ऑफ करेगी। इसके लिए फिर हम एक टेस्ट करते हैं स्किड रेजिस्टेंस के लिए कि क्या वो स्किड रेजिस्टेंस एक्सेप्टेबल लिमिट में है या एक्सेप्टेबल लिमिट में नहीं है। उसके लिए रेंज क्या है? अगर आपके पास स्किड रेजिस्टेंस 35 या 35 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि वो ओके है। 31 से 34 के दरमियान है तो इसको आपको बार बार मॉनिटर करना पड़ेगा कि मतलब कहीं पे और इससे कम ना हो जाए। 30 से अगर ग्रेटर है 30 से तो इसका मतलब है एक्सेप्टेबल फॉर लो वॉल्यूम रोड्स, और अगर 30 से कम है तो इसका मतलब क्या है कि आपको प्रॉपर करेक्टिव मेजर्स अप्लाई करने हैं। करेक्टिव मेजर्स कैसे अप्लाई करने हैं? मतलब फॉग सील या स्लरी सील अप्लाई करना होगा ताकि स्किड रेजिस्टेंस को इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, इसके टेस्ट को हम क्या करते हैं, एक पेंडुलम होता है और उस मोबाइल में भी है स्किड रेजिस्टेंस, मोबाइल के थ्रू भी यानी मोबाइल इक्विपमेंट भी है और लैब इक्विपमेंट भी है। ठीक है, लैब इक्विपमेंट में हम स्किड रेजिस्टेंस या पोर्टेबल इक्विपमेंट है ये लैब में भी हम कर सकते हैं और रोड के ऊपर भी हम
स्किड रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। रोड के ऊपर स्किड रेजिस्टेंस को मेजर करने का क्या तरीका है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि किस तरह हम स्किड रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। पेंडुलम, और बस आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी इसके साथ, ठीक है। पेंडुलम टेस्ट। अब देखें, यहाँ पे देखें, ये मैं स्क्रीन, दूसरी स्क्रीन आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप देखें। ये देखें, वीडियो आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे। दिस इज पेंडुलम टेस्टर। ये जो मशीन उसने सरफेस के ऊपर रखी है, दिस इज पेंडुलम टेस्टर, ठीक है। इस पेंडुलम टेस्टर की ये नीचे एक ब्रश सा लगा होता है, ठीक है। अब देखें, अब अगर नीचे क्या होगा, रोड सरफेस जो है वो रफ होगा, तो ये ब्रश जो है या ये जो पेंडुलम है, इसको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। और ये देखें आप, ये देखें फ्री मूव कर रहा है। जब यहां पे इस सुई को देखें, ये आपको वैल्यू दे रहा है 60, इसका मतलब है कि इस टाइम पे इसकी रेजिस्टेंस क्या है, 60। जितनी आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें ये मूव कर गया। ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब ये सरफेस पॉलिश्ड होगा, दोबारा आप इसको देख सकते हैं इस वीडियो को, ये पेंडुलम है, इसको ऊपर टॉप सरफेस से छोड़ देते हैं, और ये ब्रश जो है या ये जो स्लाइडिंग पार्ट है, ये इस सरफेस के साथ टच हो जाता है। ये जो बीच, ये नीचे जो फ्लोर सरफेस या रोड सरफेस है, जब ये ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ये सुई जो है, यहाँ पे आपको मैं सुई दिखाऊंगा, सब्र करें। ये देखें, ये सुई आप देख रहे हैं, ये वाली सुई, ये सुई 60 पे जाके रुकी है, ठीक है। जितनी आपके पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, वो ये वैल्यू उतनी आपके पास नीचे आएगी, ठीक है। ये 60, 70, 80, 100 की तरफ जाएगी, क्योंकि ये, और जितनी ही आपके पास स्किड रेजिस्टेंस कम होगी, उतनी ही ये सुई की वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो दिस इज हाउ, इस तरह हम स्किड रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं रोड के ऊपर। ये पेंडुलम टेस्टर है, ये लैब में भी आप मेजर कर सकते हैं इस पेंडुलम टेस्टर के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे देखें, एक और दोबारा इन्होंने मेजर किया है दूसरी वैल्यू। ये देखें, अभी जरा इसको सरफेस को आप देखें, उन्होंने टॉप से ये फ्री फॉल दिया। फ्री फॉल देने के बाद उन्होंने चेक किया कि सुई कहां तक गई है। सुई मतलब 40 और 50 के दरमियान है, इसका मतलब है स्किड रेजिस्टेंस कम है। पिछले में 60 तक थी, उसमें स्किड रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। इस तरह जो है आप, ये पेंडुलम टेस्टर है, दोबारा थर्ड टाइम पे वो मेजर कर रहे हैं। यस, अब देखें सुई कहां तक गई है, अगेन 40 और 50 के दरमियान है। तो ये उन्होंने मुख्तलिफ कंडीशन में पहले टेलकम पाउडर डाला है, फिर कुछ और, ये देखें 45 तक गई है। सरफेस में कभी सिलिकॉन डालते हैं, कभी पाउडर डालते हैं, कभी क्या डालते हैं, मुख्तलिफ मटीरियल डालते हैं, कभी ग्लास बीड्स डालते हैं, और फिर चेक करते हैं कि इससे स्किड रेजिस्टेंस आपके पास क्या आती है। तो मुख्तलिफ सरफेसेस के ऊपर मुख्तलिफ टेस्ट उन्होंने किए, और देखें अब स्किड रेजिस्टेंस 20 तक गई है। इसका मतलब है कि सरफेस और ज्यादा पॉलिश्ड हो गई है। ये देखें सिरेमिक टाइल के ऊपर उन्होंने किया है। सिरेमिक टाइल तो सरफेस और पॉलिश्ड होता है, तो सिरेमिक टाइल पे देखें 10 और 15, ऑलमोस्ट 15 तक चली गई। सिमिलरली आप रोड के ऊपर इस तरह मुख्तलिफ टेस्ट जो है वो कर सकते हैं, जितनी आपके पास। अब आप एक्सेप्टेबल लिमिट उसका क्या है कि 30 से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर 30 से कम है, इसका मतलब है कि रोड के ऊपर स्किड रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है, एंड दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। यहाँ पे अगर किसी को कोई मसला हो तो यू कैन आस्क मी।